तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में टैप कर जाता। तो क्या उसके इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में जाने की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो गोकू को एज अ थ्रेट लेते और गोकू को मार डालते, या फिर कुछ और होता। ये सब तो तुम्हें ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज की मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक कोना पकड़ लो, एक स्नैक ले लो और एंजॉय करो आने वाले 2 घंटे। अब बिना किसी बकवास के शुरुआत करते हैं अपनी मूवी की, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और स्टोरीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जब गोकू अपनी MUI फॉर्म में ऑलरेडी जिरेन को ख़त्म करने वाला होता है पूरी तरीके से। लेकिन गोकू की एंजेलिक फॉर्म इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बॉडी को पनिश किया जाता है और गोकू अचानक से अपनी MUI फॉर्म को खो देता है और चीखने लगता है तेज़ी से। बीरस बीच से कहता है, ये क्या, आखिर गोकू ने अपनी फॉर्म को कैसे लूज़ कर दिया। तो वीस बताता है, गोकू ने मॉर्टल बॉडी में एंजेलिक पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब कॉन्सिक्वेंस झेल रही है। एक मॉर्टल कभी भी एंजल या फिर गॉड की पावर्स को पोजेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। मुझे तो पहले ही से पता था ये होने वाला है, लेकिन कब होने वाला था इसका अंदेशा मुझे नहीं था। बीरस कहता है, इसका मतलब है कि अब हम हार जाएंगे टूर्नामेंट। बीस कहता है, वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि गोकू ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीकेंड कर दिया है जिरेन को, और वैसे भी अभी हमारे पास में फ्रीज़ा, एंड्रॉयड 17 और गोकू, ये तीनों ही हैं जो कि जिरेन को काफ़ी इजीली रोक सकते हैं। खैर, जिरेन खड़ा होता है और वो गोकू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन फ्रीज़ा और एंड्रॉयड 17 आ करके जिरेन को रोक देते हैं, और एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा जिरेन के सामने आ जाते हैं गोकू को सेव करने के लिए। जिरेन कहता है, तुम्हारे गोकू की तो MUI चली गई है, अब तुम लोग भी खास कुछ मेरा नहीं उखाड़ पाओगे, अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इस अरीना में। ऐसा बोल करके जिरेन फ्रीज़ा और एंड्रॉयड 17 दोनों के ऊपर नॉन स्टॉप वार करने लगता है, और एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिरेन के पंचेस को डॉज करने के लिए। जिरेन कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम सभी मॉर्टल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसा बोल करके जिरेन एक की ब्लास्ट स्टडी करता है और उसको फ्रीज़ा और एंड्रॉयड 17 दोनों के ऊपर ही मार देता है। एंड्रॉयड 17 एक बड़ी सी शील्ड क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो कुछ देर के लिए जिरेन के की ब्लास्ट को रोक लेता है, लेकिन जैसे ही जिरेन अपनी पावर बढ़ाता है एंड्रॉयड 17 की शील्ड भी काम नहीं आती है जिरेन के सामने, और वो की ब्लास्ट एंड्रॉयड 17 की शील्ड को चीर करके सीधे एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा को लग जाती है। और वो की ब्लास्ट इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा ये दोनों ही उस अरीना से बाहर हो जाते हैं, हेंस वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं उस टूर्नामेंट से। अब जिरेन के सामने सिर्फ गोकू बचा हुआ था। बेलमोंट कहता है, शाबाश जिरेन, तुम कर सकते हो, तुम इस गोकू को हरा सकते हो, हमें इस टूर्नामेंट को जीतना है किसी भी हालत में, और ये प्रूव करना है कि यूनिवर्स 11 ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स है पूरे मल्टीवर्स में। बीरस वीस की तरफ देखता और कहता है, वीस, हम तो ये टूर्नामेंट हार जाएंगे, और गोकू के पास में भी अब एनर्जी नहीं बची हुई है कि वो खड़ा होकर के जिरेन से फाइट कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम जीतेंगे। वीस कहता है, काफ़ी मुश्किल है लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि अब हमारा समय भी ख़त्म हो चुका है, गोकू ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा जिरेन के सामने, गोकू तो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। बीरस और सभी मॉर्टल्स अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, लेकिन तभी वजीटा कहता है, मुझे विश्वास है कि कैकारोट अभी खड़ा होगा और वो जिरेन से फाइट करेगा, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। कैकारोट ज़रूर खड़ा होगा और फाइट करेगा, क्यों कैकारोट। ऐसा बोल करके वजीटा चीखता है तो जिरेन की हंसी छूट जाती है। जिरेन कहता है, तो मॉर्टल्स की एकता भी जिरेन की पावर के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम मॉर्टल्स ने अपनी एकता की मदद से टोपो जैसे मॉर्टल को हरा दिया, लेकिन
मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी एकता काम नहीं आने वाली है। समझ में आया वजीटा? बेलमोंट कहता है, जीरेन और बकवास मत करो। उस गोकू को उठाओ और टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर कर दो। उसे हमें और चांसेस नहीं देने हैं। जिसके बाद जीरेन गोकू के नज़दीक जाता है और उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। जीरेन कहता है, तुमने काफ़ी अच्छी फ़ाइट की माय फ्रेंड। ऐसा बोल करके जीरेन गोकू को अरीना के कोने में ले जाता है और उसको उठा करके जैसे ही फेंकने वाला होता है, तभी पता नहीं अचानक से गोकू की बॉडी इतनी भारी कैसे हो जाती है कि गोकू की बॉडी को हिला तक नहीं पाता जीरेन अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो गोकू को अपने कंधे से हटा ही नहीं पा रहा होता है। जीरेन गोकू को अपने कंधे से उतार करके फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल रहा होता है। हालांकि गोकू का ना ही वेट बड़ा होता है और ना ही गोकू रेजिस्ट कर रहा होता है, लेकिन स्टिल पता नहीं कैसे गोकू इतना ज़्यादा हैवी कैसे हो गया था कि जीरेन उसको 1 सेंटीमीटर भी ना हिला पाए। बेलमोंट कहता है, तुम क्या कर रहे हो जीरेन? जल्दी से उस गोकू को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाहर फेंको, इससे पहले कि वो दोबारा से कुछ नया अचीव कर ले। जीरेन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आखिर हट क्यों नहीं रहा मेरी बॉडी से? ऐसा बोल करके जीरेन दोबारा से अपने कंधे की तरफ देखता है, तो इस बार गोकू उसके कंधे पे होता ही नहीं है। जीरेन कहता है, हाँ, गोकू कहाँ गया आखिर? इसको तो मैं अभी अपने कंधे पे उठा करके लाया था। व्हाट? इवन डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स वो तक नहीं सेंस कर पाते हैं कि गोकू गया कहाँ पे। वीरस कहता है, वीस, क्या ये MUI है? वीस कहता है, नहीं लॉर्ड वीरस, ये MUI तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार तो मैं भी सेंस नहीं कर पाया गोकू की इस एजिलिटी और स्पीड को। और वो गया कहाँ पे? पूरे एरिना में वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना ही उसकी की सेंस हो रही है। वीरस कहता है, क्या कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि गोकू ने MUI के भी आगे कुछ अचीव कर लिया है? वीस कहता है, ऐसा हो सकता है लॉर्ड वीरस कि गोकू ने कुछ नया अचीव कर लिया हो। ये चीज़ सुन करके बेलमोंट तक शॉक रह जाता है। इवन मार्गरीटा भी खड़ी हो जाती है अपनी जगह से। मार्गरीटा कहती है, क्या ये ये मॉर्टल एंजल्स को कैसे सरपास कर सकता है? लेकिन मैंने ऐसा मॉर्टल आज तक कभी नहीं देखा। सभी एंजल्स, इवन बेलमोंट तक खड़ा हो जाता है अपनी सीट से गोकू को हॉनर करने के लिए, लेकिन जीरेन अरीना में खड़ा हुआ अपना सर खुजला रहा होता है और उसे कहीं भी नहीं दिख रहा होता है गोकू। जीरेन कहता है, कहाँ गया आखिर ये पूरे अरीना में दिख क्यों नहीं रहा है मुझे कहीं पे, ना ही इसकी की सेंस हो रही है। तुम जहाँ पे भी हो गोकू, मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, कायरों की तरह वार नहीं करना मेरे ऊपर। तभी जीरेन को पीछे से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ हूँ जीरेन, ज़रा आंखें खोल करके तो देखो। जैसे ही जीरेन पीछे मुड़ करके देखता है तो गोकू की बॉडी पूरी तरीके से वाइट होती है। उसकी बॉडी से ऐसा ऑरा निकल रहा होता है जिससे कि जीरेन की जो बॉडी की स्किन होती है वो जीरेन की बॉडी से अलग होने लगती है। जीरेन को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि जीरेन की बॉडी गोकू के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती है। जीरेन कहता है, ये क्या, ये मेरी स्किन, ये इतनी ज़्यादा जलन क्यों हो रही है मुझे? गोकू कहता है, बात तो ये है कि तुम अब मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो जीरेन। ऐसा बोल करके जैसे जैसे गोकू आगे बढ़ रहा होता है, जीरेन की बॉडी में और ज़्यादा जलन बढ़ रही होती है और उसकी एक तरीके से बॉडी इवेपोरेट हो रही होती है हवा में। बेलमोंट कहता है, ये एनर्जी, ये पावर, ये क्या चीज़ है? वीस कहता है, अद्भुत, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है लॉर्ड वीरस, गोकू ने कुछ और ही अचीव कर लिया है। गोकू की बॉडी इतनी ज़्यादा चमक रही होती है कि किसी को कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा होता है। जैसे ही गोकू जीरेन के एकदम नज़दीक पहुंचता है, गोकू कहता है, तुमसे फाइट करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोस्त। ऐसा बोल करके गोकू एक फूंक मारता है और जीरेन सीधे बेलमोंट के पास जा कर के गिरता है, जिसके बाद हमें गोकू की असली बॉडी देखने को मिलती है। गोकू के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, एकदम वाइट कलर के,
गोकू की आंखें पूरी तरीके से वाइट होती हैं और उसके हेड पे बहुत ही हल्का सा इन्फिनिटी का साइन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डल होता है। और ये चीज़ दर्शाता है कि गोकू अभी पूरी तरीके से उस इन्फिनिटी फॉर्म को पोजेस करना या फिर यूज़ करना नहीं सीख पाया है। खैर, जिसके बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और इस बार उसकी बॉडी को दुगना पेन होता है। गोकू ज़ोरों से चीखने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में जा चुकी थी, जो कि बियॉन्ड एंजल पावर है। जेनो कहता है, वो ये चीज़ तो कितनी ज़्यादा कूल थी गोकू, तुम तो कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे। वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्टल्स इतने आगे आ पाएंगे कभी भी ज़िंदगी में अपने। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं गोकू से पूछूं उसे क्या विश मांगनी है सुपर शेनरॉन से। जेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं, गोकू ने मुझे इतनी अच्छी फाइट दिखाई है तो वो डिज़र्व करता है सुपर शेनरॉन से ये विश मांगना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के नज़दीक जाता है तो गोकू काफ़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रही होती गोकू का, बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है गोकू। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछता है, बताओ गोकू, आखिर तुम्हारी क्या विश है, तुम क्या मांगना चाहोगे सुपर शेनरॉन से। तो गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिवर्सेस वापस आ जाएं। ऐसा बोल करके गोकू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब गोकू की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो कैप्सूल कॉर्प में है और उसके इर्द गिर्द बीरस, वीस, बुल्मा, वजीटा और बाकी सब लोग हैं। गोकू खड़ा होता और कहता है, ओह, अर्थ में आ गया, क्या सब कुछ ठीक है। वजीटा कहता है, हाँ काकारोट, और मानना पड़ेगा, तुमने कमाल कर दिया, तुम नहीं होते तो फिर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में हार जाते और हो सकता था कि सब कुछ तबाह हो जाता, सारे यूनिवर्सेस चले जाते, हम सब मारे जाते, केवल तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। थैंक यू काकारोट। गोकू खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। गोकू कहता है, आह, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है बॉडी में। बीरस कहता है, वीस, क्या तुम इसकी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते हो। वीस कहता है, हाँ, मैं तो आपके ही ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था, अगर मैं बिना आपके ऑर्डर के गोकू को ठीक कर देता फिर आप ही कहते कि मेरा इन इंसानों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट बढ़ रहा है। जिसके बाद वीस अपना स्टाफ घुमाता है और गोकू की बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। अब गोकू को ज़रा भी पेन नहीं हो रहा होता है और वो एकदम फिट फील करने लगता है। गोकू कहता है, वो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू लॉर्ड बीस। बीस कहता है, वैसे गोकू, क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, आखिर वो कौन सी पावर थी जो तुमने पोजेस की थी, जिसकी मदद से तुमने जिरेन को हराया। तो गोकू कहता है, लॉर्ड बीस, सच बताऊँ तो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है। जब मैं उस जिरेन से फ़ाइट कर रहा था तो ऐसा लगा कि मैं अपने होश में हो ही नहीं, मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल है ही नहीं, कोई और ही चीज़ है जो कि मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और जब मुझे होश आया तब जिरेन हार चुका था, वो टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर हो चुका था और ग्रैंड प्रीस्ट मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे विश पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कह दिया कि सभी यूनिवर्सेस वापस से रिवाइव हो जाएं। उसके बाद मेरी जब आँख खुली तो मैं यहाँ पे था। बीरस कहता है, वीस, क्या तुम्हें ज़रा भी आइडिया है गोकू ने क्या अचीव किया था। वीस कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस, मुझे एक्यूरेटली तो नहीं पता कि गोकू ने क्या अचीव किया था, लेकिन वो जो कुछ भी था वो डेफिनेटली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का आगे का वर्जन होगा। गोकू कहता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का आगे का वर्जन। लॉर्ड वीज़, आखिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कितने ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, क्या मुझे आप इस बारे में बता सकते हैं। तो वीज़ कहता है, गोकू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक समुंदर की तरह है, तुम अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा पेन दोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की असली डेफिनेशन तो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को भी नहीं पता है, इवन अभी तक वो भी पूरी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं कर पाए हैं। तो मेरे लिए ये बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि गोकू ने क्या चीज़ अचीव की थी
लेकिन मैं ये इतनी चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि गोकू ने डेफिनेटली एंजल्स को सरपास करती हुई कोई चीज़ अचीव करी थी। वीरस कहता है वो, इसका मतलब है कि गोकू अब तो एंजल्स को सरपास कर चुके हो। वीस कहता है ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है लॉर्ड वीरस। हो सकता है कि वो तुक्का हो, गलती से गोकू उस फॉर्म में चला गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि गोकू के अंदर उतना पोटेंशियल हो लेकिन वो हर समय उस पोटेंशियल को इस्तेमाल ना कर पाता हो। अब क्योंकि गोकू मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसके पोटेंशियल को अब और भी अच्छे से मापूंगा। पहले मैं इसको एक आम मॉर्टल की तरह ही ट्रेन करता था और कोशिश करता था कि ज़्यादा एक्सट्रीम ना ले जाऊं गोकू की ट्रेनिंग को, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर में ऐसा पोटेंशियल देखने के बाद मैं अब मुझे शायद समझ में आ चुका है कि गोकू की लिमिटेशंस क्या हैं और उसको कैसी ट्रेनिंग करानी चाहिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो के पैलेस पे जेनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है गोकू के उस फॉर्म को देख करके। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने गोकू की वो फॉर्म देखी थी? वो कितनी ज़्यादा कूल थी। मैं तो अभी तक उस फॉर्म को देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मुझे तो वो फॉर्म फैसिनेटिंग से ज़्यादा कंसर्निंग लग रही है। जेनो कहता है क्या, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, देखा नहीं आपने कैसे गोकू ने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट अचीव किया? मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गोकू कभी भी मुझे रिप्लेस कर सकता है। जेनो कहता है तो तुम इसलिए डर रहे हो कि कहीं गोकू तुम्हें रिप्लेस ना कर ले और मेरा अटेंडेंट ना बन जाए। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो गोकू मुझे रिप्लेस कर देगा, बल्कि इस बात का है कि कहीं वो गोकू कुछ गलत कदम ना उठा ले। अब क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि उसके पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो उसके अंदर कितनी सारी पावर्स हैं, वो इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट तक अचीव कर सकता है। तो फिर ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो गॉड्स और एंजल्स पे अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दे और यूनिवर्सेस पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दे। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वो आम सा मॉर्टल है, उसकी सोच कभी यहाँ तक जा ही नहीं सकती है। और वैसे भी गोकू दिल का काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। अगर वो दिल का साफ़ नहीं होता तो वो कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव ही नहीं कर पाता। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब सोचना बंद कर दो। ग्रैंड प्रीस्ट को ये डर नहीं था कि गोकू कहीं कुछ गलत ना कर दे या फिर अपनी एबिलिटी का गलत इस्तेमाल ना कर ले, बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट को ये डर था कि कहीं गोकू अब ग्रैंड प्रीस्ट से स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। और वैसे भी लॉर्ड जेनो गोकू को इतना ज़्यादा पसंद करते ही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ग्रैंड प्रीस्ट का पत्ता साफ हो जाए और गोकू बन जाए लॉर्ड जेनो का नेक्स्ट अटेंडेंट। खैर, तो गोकू और वजीटा वीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। वीस गोकू वजीटा से कहता है तो क्या तुम लोग अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गोकू और वजीटा? वजीटा कहता है मुझे काकारोट वाली फॉर्म सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं सीखनी, मुझे डिफरेंट फॉर्म सीखनी है और काकारोट से भी आगे निकलना है। तभी वीरस एक स्माइल देता और कहता है वजीटा, तुम मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हें हकाई एनर्जी सिखाऊंगा और तुम्हारी ईगो, तुम्हारी पावर हकाई एनर्जी के लिए एकदम परफेक्ट है। वजीटा कहता है क्या क्या मैं वाकई में हकाई एनर्जी सीख करके इस काकारोट से स्ट्रांग बन जाऊंगा? अगर हाँ तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका स्टूडेंट बनने में लॉर्ड वीरस। वीरस कहता है वैसे गोकू काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो ये कह पाना तो काफ़ी मुश्किल होगा कि तुम हकाई पावर को सीख करके गोकू से आगे निकल जाओ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर तुम हकाई पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो फिर तुम गोकू को भी सरपास कर सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह ही हकाई एनर्जी में भी इनफाइनाइट पोटेंशियल है। जिसके बाद वजीटा रेडी हो जाता है वीरस का स्टूडेंट बनने के लिए और वीरस वजीटा को ट्रेन करने लगता है और वीस गोकू को। खैर, पता नहीं ग्रैंड प्रीस्ट एक टाइम चेम्बर जैसी सी जगह पे जाता है
जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्किश होती है, और वहाँ पे एक सेयन जैसा दिखने वाला बीइंग चेन से बंधा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट उस बीइंग के नज़दीक जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हें इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। मुझे पता है कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, और वो फ्रीडम मैं ही तुम्हें दिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे कैद किया है। तभी वो सेयन अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा जंजीरों से बंधा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है सही से। इवन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है कि ऐसा लग रहा होता है मानो कि अगर वो बीइंग हल्का सा भी झटका दे दे अपने हाथ को तो उसकी बोन्स ही ब्रेक हो जाएंगी। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, "हाँ, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम बस अपने आप को ही दर्द में डालोगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो, एक तरीके से मेरे गुलाम बन जाओ, तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँ। तुम इस चेम्बर से बाहर निकल सकते हो और जैसा तुम चाहो वैसे कर सकते हो। तो बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ड्रैकियो?" तो वो सेयन ड्रैकियो ग्रैंड प्रिस्ट की आंखों में आंख डाल कर देखता और कहता है, नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं मॉर्टल रेल्म के बीइंग्स की मदद नहीं करने वाला हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ के इशारे से उन जंजीरों को टाइट करने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैकियो की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है और वो और भी ज़्यादा चीखने लगता है। ड्रैकियो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को रिलीज़ करता है तो ड्रैकियो रिलैक्स हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, "हाँ, इतना आसान था तुम्हें अपने वश में करना, अपना नौकर बनाना।" ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट एक चुटकी बजाता है और वो सभी जंजीरें गायब हो जाती हैं और ड्रैकियो ज़मीन में गिर जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, "हाँ, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से आराम करने लगे?" ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट अपना स्टाफ ड्रैकियो के ऊपर छुआता है तो ड्रैकियो पूरी तरीके से हील हो जाता है। जिसके बाद ड्रैकियो खड़ा होता है और कहता है, बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे क्या करना है? खैर, वहीं वीरस के प्लेनेट पे वीस गोकू से कहता है, गोकू, तुम अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम्हें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा अच्छे तरीके से। तुम्हें अभी अपने दिमाग को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेडिटेशन की भी। गोकू कहता है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, उसे आपका क्या मतलब है लॉर्ड वीस? मैं लिटरली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान, और आपको क्या चाहिए? और मुझे क्या लगेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए? वीस कहता है, गोकू, तुम बस ये देख रहे हो कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गए थे, क्या तुमने ये नहीं देखा था कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? तुम्हारी बॉडी को कितना ज़्यादा पेन सहना पड़ा था एंजेलिक फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद में। तो अगर तुम्हें पूरी तरीके से उस चीज़ को मास्टर करना है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने वश में करना है, तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम अर्थ पे जा करके खुद को ट्रेन कर सकते हो। मुझे तुमने बनाया ही क्यों है अपना टीचर? गोकू कहता है, अरे लॉर्ड वीस, आप तो बुरा मान गए, मेरा बिल्कुल भी वैसा मतलब नहीं था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ, बताइए आखिर मुझे क्या करना है? तो वीस कहता है, कुछ नहीं, बस अपने माइंड को शांत रखो। मैं तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँगा और तुम्हारी मेडिटेशन को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें अपने ध्यान से भटकना नहीं है। तुम्हें फोकस रखना है अपने दिमाग पे, अपनी बॉडी पे, अपनी सांसों पे। बिल्कुल भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी अदर चीज़ से। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीस, जैसा आप कहें। जिसके बाद गोकू एक ध्यान में चला जाता है, अपने माइंड को काम कर देता है और एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो अपनी सांसों पे, अपनी बॉडी के हर एक अंग पे ध्यान दे सके, जस्ट लाइक मेडिटेशन। वीस गोकू की तरफ देखता और कहता है, तुम तो बहुत जल्दी ही ध्यान में चले गए, नाइस गोकू।" ऐसा बोल करके वीस भी अपना दिमाग बंद करता है और वो गोकू के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। गोकू
अपने दिमाग को एकदम शांत रखे होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। गोकू के आंखों के सामने पुरानी चीज़ें चलने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने गोकू ब्लैक आ जाता है। गोकू देखता है कि गोकू ब्लैक चीची को, गोटन को, ट्रंक्स को, इवन गोहान को, सबको एक एक करके मार रहा है। गोकू अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू ब्लैक तक नहीं पहुंच पाता। गोकू ब्लैक गोकू को देख कर हंसता है और कहता है तुम नाकाम हो गोकू, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और ये चीज़ मैं कितनी बार प्रूव कर चुका हूँ। मैं तुम्हें हर बार हराऊँगा, तुम्हारी फैमिली को हर टाइम लाइन में मारूँगा, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेडिटेशन के दौरान ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा गोकू ब्लैक। तभी गोकू के सामने से वो सारे सिनेरियोस चले जाते हैं। गोकू ब्लैक उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। गोकू कहता है ये क्या, गोकू ब्लैक कहाँ चला गया आखिर? और तभी उसके आंखों के सामने फ्रीज़ा आ जाता है। गोकू कहता है फ्रीज़ा तुम, आखिर गोकू ब्लैक कहाँ गया और तुम कहाँ से आ गए? तो फ्रीज़ा कहता है मैं तो कब से यहीं पे था गोकू, और जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा वो भी गोकू ब्लैक नहीं बल्कि वो मैं ही था। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा हंसने लगता है तो गोकू और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब गोकू के दिमाग में हो रहा है, और व्हीस इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। वो गोकू के दिमाग में ये सारे थॉट्स डाल रहा है, उसके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि गोकू मेडिटेट ना कर पाए। गोकू फ्रीज़ा की हंसी सुन करके काफ़ी ज़्यादा एनॉय हो जाता है और कहता है फ्रीज़ा तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे इरिटेट करना बंद करो, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा फ्रीज़ा। लेकिन फ्रीज़ा हंसना बंद नहीं करता। फ्रीज़ा और ज़ोरों से हंसने लगता है। इवन धीरे धीरे करके फ्रीज़ा की आवाज़ और भी ज़्यादा बड़ी होने लगती है, मानो कि फ्रीज़ा गोकू के एकदम कान के पास आकर के हंस रहा हो। तभी अचानक से गोकू सुपर सैयन से डायरेक्टली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेडिटेशन करते दौरान ही। लेकिन उसका भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू के कानों में फिर भी फ्रीज़ा की काफ़ी तेज़ी से आवाज़ गूंज रही होती है, हंसी की। फ्रीज़ा ज़ोरों से हंस रहा होता है और गोकू हार मान करके मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी लूज़ हो जाती है और वो ज़मीन में गिर जाता है। गोकू की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। व्हीस अपनी आंखें खोल करके गोकू की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ गोकू, तुम तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं हो अभी, तुम तो मेडिटेशन भी नहीं कर सकते सही से। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड व्हीस, मैं जब मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स आ रहे थे। गोकू ब्लैक मेरी फैमिली को मार रहा था, फ्रीज़ा हंस रहा था, तो मैं कैसे ही मेडिटेशन करता है ऐसे माहौल में। व्हीस कहता है यही तो तुम्हें सीखना है गोकू, कि ऐसे माहौल में भी तुम अपने माइंड को कैसे काम रख सकते हो। क्योंकि जब तक तुम अपने बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरीके से काम नहीं करोगे, तब तक तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो। ध्यान करो, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में सारी होप्स ख़त्म हो गई थी, एंड्रॉयड 17 और फ्रीज़ा भी मर गए थे, टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर हो गए थे, केवल तुम ही बचे हुए थे और तुम अनकॉन्शियस थे, तब तुम्हारा माइंड एकदम फ्री था, तभी तुम ट्रांसफॉर्म हो पाए थे इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में। और सेम वही चीज़ तुम्हें दोबारा करनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट महज एक तुक्का था या फिर सच में तुम्हारे अंदर इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट का पोटेंशियल है। गोकू कहता है लॉर्ड व्हीस, मैंने कुछ देर ही मेडिटेट किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि मैं जन्मों से मेडिटेट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही तेज़ी से भूख लग रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लग रही है। व्हीस कहता है वो तो लगेगी ही ना, क्योंकि तुमने कुछ मिनट के मेडिटेशन में ही अपना सारा ध्यान, सारा पोटेंशियल झोंक दिया। तुमने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी
वो इमेजिनरी गोकू ब्लैक और फ्रीज़ा से फाइट करने में, जो कि सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे, जिनको कि मैंने तुम्हारे ब्रेन में डाला था। और तुम उन्हीं से फाइट करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि तुमने अपनी सारी एनर्जी खो दी। यही चीज़ तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था गोकू। ऐसा बोल करके वीस वहाँ से चला जाता है। गोकू समझ जाता है कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। उसे अपने दिमाग को जितना हो सके उतना काम रखना है, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है और इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होना है, एंजल्स की तरह। जिसके बाद गोकू खड़ा होता है और दोबारा से मेडिटेशन करने लगता है। खैर, वहीं बीरस भी वजीटा को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन बीरस वजीटा को मेडिटेशन करने को नहीं कहता। बीरस कहता है, वजीटा, तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो मेरे ऊपर वार करो। तुम चाहे तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप श्योर हैं कि मैं सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर के आपसे फ़ाइट करूं? बीरस कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद वजीटा डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में, क्योंकि वजीटा को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, और वो बिना रुके बीरस के ऊपर वार करने लगता है। बीरस एक ही उंगली से वजीटा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है काफ़ी इजीली, और उसको काउंटर भी कर रहा होता है। बीरस कहता है, हाँ, पिछली बार जब गोकू ने मुझसे सुपर सैयन गॉड में फ़ाइट की थी तब तो मैं तुम लोगों को काफ़ी हल्के में ले रहा था, लेकिन इस बार मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं करूँगा, तुम्हारे हर पंच को एक थ्रेट की तरह लूँगा। ऐसा बोल करके बीरस वजीटा के हर एक पंच और हर एक किक को काउंटर करने लगता है। वजीटा कहता है, क्या मेरे एक भी पंच आपके ऊपर लैंड क्यों नहीं कर पा रहा है? मुझे आपके फाइटिंग पैटर्न को समझना होगा। बीरस कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे है वजीटा। तुम अग्रेसिव तो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, वहीं पे तुम लैग कर जाते हो। तभी वजीटा बीरस के ऊपर एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन बीरस उसे काउंटर कर लेता है। तभी वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप तो कह रहे थे कि आप अपना गार्ड नहीं डाउन करेंगे, लेकिन ये क्या, मेरे हाथ में क्या है? ऐसा बोल करके वजीटा जैसे ही अपना दूसरा हाथ दिखाता है तो वजीटा के हाथ में बीरस की पूंछ होती है, और वजीटा बीरस को गोल गोल घुमा करके बीरस के प्लेनेट पे ही पटक देता है ज़ोर से। बीरस खड़ा होता और कहता है, आह, गोकू की तरह तुम भी यही चीप हरकतें करने लगे। उससे भी जब मैं फ़ाइट कर रहा था तो उसने भी मेरी टेल पे बाइट कर लिया था, और तुम भी सेम हरकत कर रहे हो, लेकिन इस बार तुम ये चीज़ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल करके बीरस रेज करता है और अपनी पावर को कुछ हद तक बढ़ा लेता है। बीरस कहता है, अब वार करके दिखाओ मेरे ऊपर। वजीटा दोबारा से उसके ऊपर वार करने लगता है, लेकिन इस बार बीरस और भी ज़्यादा इजीली वजीटा के अटैक को काउंटर कर रहा होता है। बीरस कहता है, इस बार तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली वजीटा। जिसके बाद वजीटा दोबारा से बीरस की टेल को पकड़ने की कोशिश करता है चालाकी से, लेकिन इस बार बीरस की टेल वजीटा के ऊपर ही उल्टा वार कर देती है, जिससे कि वजीटा बीरस के प्लेनेट पर जाकर गिरता है। इससे पहले कि वजीटा खड़ा हो पाता, बीरस उसके ऊपर कुछ हकाई बॉल्स मार देता है, जिसकी वजह से वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। बीरस वजीटा के पास जाता है और उसे अपना हाथ देता है। बीरस वजीटा को खड़ा करता और कहता है, तुम्हें अभी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है वजीटा। वजीटा कहता है, आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग निकले लॉर्ड बीरस, मैंने तो आपको हल्के में लिया था। बीरस कहता है, हाँ, मुझे डिस्ट्रॉयर्स भी हल्के में लेते थे, उसके बाद मैंने उनका क्या हश्र किया था ये तो वो भी अच्छे से जानते हैं। खैर, वो सब छोड़ो, तो मुझे समझ में आ गया है तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तुम्हारी प्रॉब्लम है एजिलिटी। तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है, तुम्हारा बैटल आईक्यू अच्छा है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारी पावर भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम उतने एजिलिटिक नहीं हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर तुम्हें हकाई एनर्जी को सीखना है तो फिर तुम्हें अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाना होगा। समझ में आई मेरी बात? वजीटा कहता है, हाँ, मैं आपकी बात समझ तो गया, लेकिन कैसे? आखिर मैं कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाऊँ? क्या इसके लिए कोई टेक्निक है या कोई ट्रेनिंग है? बीरस कहता है, वेल, वो चीज़ तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन जब मैं सो कर के उठूँ
तो अभी तुम्हारी जितनी स्पीड है, मुझे तुम्हारी स्पीड उससे 100 गुना ज़्यादा चाहिए। ऐसा बोल करके बीरस सोने के लिए चला जाता है। वजीटा कहता है, आ लॉर्ड बीरस, ये तो बता करके जाइए कि आखिर मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाऊं। लेकिन बीरस बिना कुछ बोले हुए आराम करने चला जाता है और वजीटा वहीं पे कंफ्यूज रहता है कि अपनी वो स्पीड को कैसे बढ़ाए। तभी वजीटा के पास में वीस आता है और कहता है, क्या हुआ, लॉर्ड बीरस ने तुम्हें भी छोड़ दिया?" वेल, वो ऐसे ही करते हैं। जब भी उन्हें आराम करना होता है या फिर वो बोर फील करते हैं तो वो भाग जाते हैं। खैर, ये बताओ क्या आखिर तुम्हें क्या बताया लॉर्ड बीरस ने? वजीटा कहता है, लॉर्ड वीस, मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकता हूँ? लॉर्ड बीरस ने कहा कि मेरे पास सब कुछ काफ़ी अच्छा है, बस स्पीड मेरे पास कम है, मुझे अपनी एजिलिटी को बढ़ाना है। तो क्या आप कोई टेक्निक जानते हैं जिससे कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकूं? वीस कहता है, टेक्निक? वैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा तो मुझे ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं पता है जिससे कि तुम्हारी एजिलिटी, तुम्हारी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। वजीटा कहता है, इसका मतलब है कि मुझे ना चाहते हुए भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही सीखनी थी तो फिर मैंने लॉर्ड बीरस से क्यों ही मदद मांगी? वीस कहता है, "हाँ, लॉर्ड बीरस तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहे थे, उन्हें तो बस तुम्हारे साथ में फ़ाइट करनी थी, बल्कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें सच में अपना स्टूडेंट बनाना चाहेंगे। आखिर वो तुम्हें अपनी हकाई फॉर्म क्यों ही सिखाएंगे? अगर तुम हकाई फॉर्म सीख करके लॉर्ड बीरस से आगे निकल गया और डिस्ट्रॉयर बन गए इस यूनिवर्स के, तो फिर ये चीज़ लॉर्ड बीरस के लिए घाटे के सौदा हो जाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस बस तुमसे फ़ाइट करना चाहते थे ताकि उनको एक अच्छी नींद आ सके।" वजीटा कहता है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं की लॉर्ड बीरस ने, उन्होंने मेरा यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। वीस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि डिस्ट्रॉयर्स तुम्हारे भले के लिए कुछ करेंगे? सपने में। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया वजीटा? कि जिस सुन करके वजीटा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, लेकिन स्टिल वो अपनी एजिलिटी को बढ़ाने की मांग करता है वीस से। वीस कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारी स्पीड बढ़ाने में। मेरे पास एक टेक्निक है जिससे कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी गुना बढ़ सकती है। खैर, वही यूनिवर्स 11 में जिरेन और बाकी प्राइड ट्रूपर्स ये बेलमोड के प्लेनेट में होते हैं। सभी प्राइड ट्रूपर्स अपना सर झुकाए खड़े होते हैं बेलमोड के सामने, और बेलमोड बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा होता। बेलमोड कहता है, तुम प्राइड ट्रूपर्स को मैंने हर मुमकिन चीज़ करके दी, तुम्हें मैंने एक अच्छा ट्रेनिंग सेल दिया, तुम्हें मैंने ट्रेन किया, अपनी नींद ख़राब की, अपना काम ख़राब किया, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट की गालियाँ सुनी केवल तुम लोगों को ट्रेन करने के पीछे। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? हार, वो भी यूनिवर्स 7 जैसे वीक यूनिवर्स से, जहाँ की पावर लेवल तो हमारे आसपास भी नहीं थी। और बाकी प्राइड ट्रूपर्स की बात तो छोड़ो, जिरन, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गोकू के साथ में 1v1 में हार जाओगे। जिरन कहता है, लॉर्ड बेलमोड, आपने तो देखा ही ना कि उसने अचानक से लास्ट में पता नहीं क्या अचीव कर लिया था। मुझे भी नहीं पता आखिर वो क्या चीज़ थी, मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे बस की थी ही नहीं उससे फाइट करना। बेलमोड कहता है, अब बहाने देना बंद भी कर दो जिरेन, मुझे पता है कि वो गोकू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं थे। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में और गोकू को सीरियसली लेते, तो फिर तुम जीत सकते थे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को। लेकिन नहीं, तुमने पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर गोकू और उनके साथियों को काफ़ी हल्का समझा, मजाक समझा। तुम्हें लग रहा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और यही घमंड तुम्हारा तोड़ दिया उस गोकू ने लास्ट में। जिरन कुछ बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बेलमोड जिरन की बात को काटता और कहता है, चुप रहो जिरन, मुझे तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज़ नहीं सुनना है। अब बस जैसा मैं कहता जाऊँ तुम्हें बस वैसा करना है, समझ में आई मेरी बात? मार्गरेटा कहती है, लेकिन लॉर्ड बेलमोड, आपने इस चीज़ को ईगो पे क्यों ले लिया है? वो टूर्नामेंट ऑफ पावर तो बस फ़न के लिए था।
इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन जीता उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा उस टूर्नामेंट ऑफ पावर से, वो चीज़ काफ़ी है। बेलमोंट कहता है नहीं, मुझे उस बीरस के बच्चे को हराना है। उसके पास एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर होने का टाइटल है जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ, और अब उसके यूनिवर्स के पास में स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स का टाइटल आ चुका है जो कि हमारे पास में होना चाहिए था, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, सबसे यूनिक हैं। मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मार्गरीटा। हमें अपने यूनिवर्स को और ख़ुद को उस यूनिवर्स 7 के सामने प्रूफ करना ही होगा और दिखाना होगा कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इस पूरे मल्टीवर्स में। तभी अचानक से क्लैपिंग की साउंड आने लगती है। बेलमोंट कहता है हाँ, किसको ये चीज़ मजाक लग रही है? कौन तालियां बजा रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने आओ, मेरे मुंह पे बोलो ये बात। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक डिस्ट्रॉयर क्या कर सकता है। तभी उनके सामने ड्रैकियो आता है। बेलमोंट कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे प्लेनेट में आने की? मार्गरीटा, इसको मेरे प्लेनेट से बाहर फेंको। ड्रैकियो कहता है एक मिनट डिस्ट्रॉयर, चिल। मैं तो तुम्हारी मदद करने ही आया था यहाँ पे। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। उस यूनिवर्स 7 ने तुम्हारी ईगो को हर्ट कर दिया है, उस बीरस ने तुम्हारी ईगो को हर्ट कर दिया है, और अब तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और कैसा हो अगर मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकूँ तो? बेलमोंट कहता है तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मेरे प्लेनेट पे आ गए अचानक से और ये बोलने लगे कि तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात को? तुम होते कौन हो आखिर? जिरेन, इसे ख़त्म कर दो। जिसके बाद जिरेन एक की ब्लास्ट मारता है ड्रैकियो के ऊपर। तो ड्रैकियो उस की ब्लास्ट को एक फूंक मार करके ही डिफ्लेक्ट कर देता है। ड्रैकियो अपनी उंगली या फिर हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करता है। ड्रैकियो कहता है हाँ, कर ली तुमने अपनी नाकाम कोशिश, अब मेरी बात सुनोगे? बेलमोंट कहता है हाँ जिरेन, मुझे लगता है कि ये कोई आम मॉर्टल नहीं है, इसको तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिरेन कहता है जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद जिरेन ड्रैकियो के सामने जाता है और उसके ऊपर लगातार वार करने लगता है, लेकिन ड्रैकियो बिना अपनी जगह से हिले हुए, अपने हाथ बांधे हुए सारे पंचेस को डॉज कर लेता है जिरेन के। ड्रैकियो कहता है जब तुम थक जाना जिरेन, तब मुझे बता देना, तब मैं अपना पहला और आखिरी वार करूँगा तुम्हारे ऊपर, जिससे हो सकता है कि तुम मर भी जाओ। जिरेन ड्रैकियो की बात को इग्नोर करता है और उसके ऊपर लगातार वार करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ड्रैकियो उसके सारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि उसको सारे अटैक्स पता हों ऑलरेडी जिरेन के, कि जिरेन कब कहाँ पे कौन सा पंच मारने वाला है। बेलमोंट जब ये देखता है कि जिरेन एक भी पंच उस बीइंग के ऊपर नहीं मार पा रहा, तो बेलमोंट बाकी सभी प्राइड ट्रूपर्स को भी ये आदेश देता है कि उस बीइंग के ऊपर हमला करो और इसको मार गिराओ। आखिर इसकी जुर्रत भी कैसे हो गई कि ये मेरे प्लेनेट में आ गया। जिसके बाद बाकी सभी प्राइड ट्रूपर्स भी उस ड्रैकियो के ऊपर हमला कर देते हैं हर एंगल से, लेकिन ड्रैकियो पता नहीं कितना फास्ट होता है कि वो हर एक पंच को ईजिली डॉज कर लेता है, मानो कि वो सभी प्राइड ट्रूपर्स हवा में पंच चला रहे हों और वो सारे पंच ड्रैकियो के आर पार निकल जा रहे हों। बेलमोंट और मार्गरीटा ये चीज़ देख करके शॉक रह जाते हैं। मार्गरीटा कहती है लॉर्ड बेलमोंट, मुझे नहीं लगता है कि ये बीइंग जो भी है ये प्राइड ट्रूपर से संभलने वाला है। बेलमोंट कहता है हट जाओ प्राइड ट्रूपर्स, इसे तो मैं खुद निपटूंगा। जिसके बाद सभी प्राइड ट्रूपर्स और जिरेन रुक जाते हैं और बेलमोंट ड्रैकियो के सामने चला जाता है। तभी बेलमोंट की नज़र पड़ती है ड्रैकियो की टेल के ऊपर। बेलमोंट कहता है क्या तुम्हारी टेल है? इसका मतलब है कि तुम एक सेयन हो? क्या तुम भी यूनिवर्स 7 के हो? क्या तुम कोई जासूस हो? तो ड्रैकियो कहता है पहली चीज़ मैं यूनिवर्स 7 से नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो बस मामूली सा एक सेयन हूँ। जिसके बाद बेलमोंट बिना कुछ सोचे समझे ड्रैकियो के ऊपर वार कर देता है, लेकिन उसके वार का भी ड्रैकियो के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता।
ड्रैकियो बेलमॉड के पंचेस को भी इतनी आसानी से रीड कर रहा होता है मानो कि उसके लिए बेलमॉड एक खुली किताब हो। ड्रैकियो कहता है, तुम लोग अब एनॉय कर रहे हो मुझे, इतनी देर से पंच मारने की कोशिश कर रहे हो मेरे ऊपर और अभी तक तुम मेरे को टच तक नहीं कर पाए हो। तुम लोग हार क्यों नहीं मान देते हो? ऐसा बोल करके ड्रैकियो अपना पहली बार हाथ खोलता है और वो बेलमॉड के सर पे एक फ्लिक मारता है, जिससे कि बेलमॉड की बॉडी अनगिनत बार फ्लिप मारती है और वो जा करके सीधे अपने प्लैनेट से भिड़ जाता है। ड्रैकियो नीचे उतरता है और कहता है, इतना ही ईजी था तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को हराना। क्या तुम प्राइड ट्रूपर्स भी मेरे ऊपर वार करना चाहोगे दोबारा से? लेकिन जैसे ही सभी प्राइड ट्रूपर्स देखते हैं कि उसने एक ही फ्लिक में बेलमॉड का क्या हाल कर दिया, तो सभी प्राइड ट्रूपर्स अपने पैर पीछे कर लेते हैं, कदम पीछे कर लेते हैं। लेकिन जिरेन आगे आता और कहता है, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुमने लॉर्ड बेलमॉड के ऊपर हमला किया? वो मेरे लॉर्ड हैं, मेरे टीचर हैं। ड्रैकियो कहता है, ओह, तो लगता है जिरेन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लॉर्ड के बारे में, कि इसी लॉर्ड ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में तुम्हारी फैमिली को मारा था। जिरेन जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम शॉक रह जाता है कि आखिर इसे कैसे पता मेरी फैमिली के बारे में। जिरेन कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, लॉर्ड बेलमॉड ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, बल्कि लॉर्ड बेलमॉड ने तो मेरी फैमिली को बचाने की कोशिश की थी। ड्रैकियो कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है जिरेन, लेकिन जब तुम्हारी फैमिली मरी तब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा ईजी था, और इस बेलमॉड ने तुम्हारी उसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली को मरने दिया ताकि तुम मेंटली स्ट्रांग बन सको और बेलमॉड तुम्हें ट्रेन करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि बेलमॉड तुम्हारे फादर की तरह हैं? तुम्हें उन्होंने इसलिए ट्रेन किया क्योंकि तुम अकेले पड़ गए थे? ये सब झूठ है जिरेन। जिरेन घुटनों पे बैठ जाता और कहता है, ये नहीं हो सकता। जिरेन अपनी लाइफ में पहली बार रोने लगता है। जिरेन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, लॉर्ड बेलमॉड, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मार्गरीटा जिरेन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से जिरेन इतनी ज़ोर से रेज करता है कि मार्गरीटा और बाकी सभी प्राइड ट्रूपर्स जो कि जिरेन के आसपास खड़े थे, वो एक शॉकवेव की वजह से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं और जिरेन जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है जिरेन के उस रेज करने की वजह से, जिसके बाद जिरेन की आंखों में एक आग होती है, जिरेन की आंखों में एक बदले की भावना होती है और जिरेन वहाँ से गायब हो जाता है। ड्रैकियो कहता है, चलो, आधा काम तो मैंने कर दिया। ऐसा बोल करके ड्रैकियो बेलमॉड के नज़दीक जाता और कहता है, हाँ बेलमॉड, क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन बाकी प्राइड ट्रूपर्स को भी तुम्हारे खिलाफ़ कर दूं? क्योंकि मुझे सबके सीक्रेट्स पता हुए हैं। बेलमॉड घबरा जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये ड्रैकियो कोई आम बीइंग नहीं है, इसे बेलमॉड की सारी काली करतूतों के बारे में पता हुआ है। तो अगर बेलमॉड ड्रैकियो के खिलाफ़ जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि ड्रैकियो सभी प्राइड ट्रूपर्स को बेलमॉड के खिलाफ़ कर दे और बेलमॉड को ही मरवा डाले। बेलमॉड ड्रैकियो के पैर पकड़ लेता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। तुम जो भी हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इस यूनिवर्स 7 से बदला लेना है। ड्रैकियो कहता है, गुड बॉय, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम इतनी ज़्यादा अकड़ में थे कि तुम्हारी तो मदद करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम रेडी हूँ। बेलमॉड कहता है, लेकिन तुम्हें आखिर जिरेन के बारे में ये सब कुछ पता कैसे चला? तुम इतना कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? ड्रैकियो कहता है, खैर, मुझे जहाँ से भी पता चला हो, तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए बेलमॉड। बस तुम्हें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम आ सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात? खैर, वही वीरस के प्लेनेट पे
गोकू काफ़ी देर से मेडिटेशन कर रहा होता है और इस बार गोकू काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा होता है अपने माइंड पे, अपने इनर थॉट्स को बिल्कुल भी उसके ऊपर हावी नहीं होने दे रहा होता। वहीं व्हीस वजीटा को काफ़ी हैवी ट्रेनिंग करा रहा होता है। वजीटा को काफ़ी ज़्यादा हैवी सूट पहनाया होता है, उसके साथ साथ उसको एक बहुत ही हैवी ब्रिक दी जाती है और व्हीस कहता है कि तुम्हें ये सब पकड़ करके और पहन करके लाइट की स्पीड से चलने की कोशिश करनी है, इससे तुम्हारी स्पीड काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। वजीटा कहता है लेकिन लॉर्ड व्हीस ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मैं इतना सारा सामान ले करके कैसे लाइट की स्पीड से चल सकता हूँ, मैं इसे पहन करके चल ही लूँ, बहुत बड़ी बात है वो मेरे लिए। व्हीस कहता है वजीटा अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, अपनी एजिलिटी बढ़ानी है, अपनी वीकनेस पे काम करना है तो जैसे मैंने कहा वैसा ही करो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है तुम्हारी एजिलिटी और स्पीड बढ़ाने का। वजीटा कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा और लाइट की स्पीड से चलने की कोशिश करूँगा, इतना भारी सामान होने के बावजूद भी। ऐसा बोल करके वजीटा अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है तो उसकी वजह से बीरस का पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। वजीटा का सूट और वो ब्रिक इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वजीटा का पैर लिटरली बीरस के प्लेनेट के अंदर घुसने लगता है, मानो कि वजीटा एक दलदल में खड़ा हो जैसे कि। वजीटा कहता है ये क्या, ऐसा लग रहा है कि ये लैंड मुझे अंदर खींच रहा है, खा रहा है। व्हीस कहता है अगर तुम चलोगे नहीं तो फिर तुम ऐसे ही अंदर घुसते चले जाओगे और एक पॉइंट के बाद तुम सांस भी नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को हिलाना होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर तुम एक जगह पे खड़े रहे एक सेकंड के लिए भी तो तुम अकड़ जाओगे। जिसके बाद वजीटा शॉक्ड रह जाता है, वो सोचता है कि आखिर ये किस मुसीबत में फंस गया मैंने क्यों ही कह दिया लॉर्ड व्हीस से और अपनी स्पीड और एजिलिटी बढ़ाने के लिए। व्हीस कहता है शाबाश वजीटा, तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करो, मैं जा कर के गोकू को देख करके आता हूँ। जिसके बाद व्हीस गोकू के पास जाता है तो गोकू काफ़ी ध्यान में बैठा होता है। व्हीस कहता है पिछली बार तो इसके माइंड को मैंने काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर लिया था, इस बार देखता हूँ क्या ये अपने वीकनेस पे वर्क कर पाया या फिर नहीं। ऐसा बोल करके व्हीस अपने आँख बंद करता है और गोकू के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। गोकू के फिर से पसीने छूटने लगते हैं, उसके दिमाग में फिर से गोकू ब्लैक आता है। गोकू ब्लैक गोकू को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। गोकू ब्लैक कहता है गोकू इधर देखो, मैं फिर से आ गया, मैंने तुम्हारी फैमिली को कैसे मारा तुम जानते हो। लेकिन इस बार गोकू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, गोकू बस एक स्माइल देता और कहता है मुझे पता है लॉर्ड व्हीस ये आप हैं, आप मेरे माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। जैसे ही गोकू ये चीज़ बोलता है वैसे ही उसके सामने से, उसकी आंखों के सामने जो गोकू ब्लैक होता है वो गायब हो जाता है। व्हीस अपनी आंखें खोलता और कहता है ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है गोकू। ऐसा बोल करके व्हीस दोबारा से अपनी आंखें बंद करता है और गोकू के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इस बार गोकू के माइंड में ना ही फ्रीज़ा ना ही गोकू ब्लैक आते हैं, बल्कि गोकू के दिमाग में इस बार आती है चीची, जो कि गोकू को धोखा दे करके जा रही होती है। लेकिन गोकू उस चीज़ को भी इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब चाल है लॉर्ड व्हीस की। गोकू एकदम काम बैठा रहता है और उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने मेडिटेशन पे ध्यान रखता है, अपने दिमाग को एकदम शांत रखता है। व्हीस काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, गोटेन को लेकर के आता है, फ्रीज़ा को लेकर के आता है गोकू के दिमाग में, लेकिन गोकू को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बार। व्हीस अपनी आंखें खोलता और कहता है तुम इतनी जल्दी इम्प्रोवाइज़ कर जाओगे और इतनी जल्दी अपनी गलतियों से सीख जाओगे, ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी गोकू। तुम एक मॉर्टल हो लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो अपने पोटेंशियल को, तुम अपनी कमज़ोरियों पे वर्क करना बंद नहीं करते, इसी वजह से तुम डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को भी सरपास कर चुके हो। गोकू भी अपनी आंखें खोलता और कहता है थैंक यू लॉर्ड व्हीस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इस चीज़ को काउंटर करना सीख जाऊंगा, लेकिन सीख गया। ये सब आपकी बदौलत ही हो पा रहा है, अगर आप मुझे गाइड नहीं करते या फिर आप मुझे एज अ टीचर नहीं मिलते
तो फिर पता नहीं आज भी मैं फार्मिंग ही कर रहा होता, मैं इस मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन ही नहीं पाता कभी। बीस कहता है फिलहाल ये कह पाना मुश्किल होगा कि तुम अभी इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर डेफिनेटली इस मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल तो छोड़ो, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनने का पोटेंशियल है, जो कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके हैं ऑलरेडी। गोकू कहता है अब इतनी तारीफ भी मत करिए लॉर्ड वीस मेरी। वीस कहता है ठीक है, आओ मेरे परवार करो, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अब क्या तुम मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर पाओगे बेस फॉर्म में रह करके या फिर नहीं। गोकू कहता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है लॉर्ड वीस, मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना हूँ कि आपको हरा सकूँ। वीस कहता है फिर भी तुम ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हारा तुक्का ही लग जाए। गोकू कहता है ठीक है जैसा आप कहें। जिसके बाद गोकू वीस के ऊपर नॉन स्टॉप हमला करने लगता है, लेकिन वीस एज़ यूजुअल सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है गोकू के, क्योंकि वीस अपनी बेस फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है। खैर काफ़ी देर तक गोकू के अटैक डॉज करने के बाद में गोकू थक जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि मैं एक भी अटैक आपके ऊपर नहीं मार पाऊँगा, मैं हार मानता हूँ लॉर्ड वीस। वीस कहता है इतनी जल्दी, चलो कोई नहीं, मैं ही इस फाइट को ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वीस जैसे ही गोकू के ऊपर एक पंच मारने जाता है, पता नहीं गोकू की बॉडी अपने आप कैसे रिएक्ट कर जाती है और वो वीस के पंच को डॉज कर जाता है। ये चीज़ देख करके वीस और गोकू दोनों ही शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि गोकू ने भी ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। गोकू कहता है ये क्या, मैंने तो आपके पंच को डॉज करने की कोशिश भी नहीं की, इवन मैं तो आपके पंच को सेंस भी नहीं कर पाया, तो फिर मेरी बॉडी ने आपके पंच को कैसे डॉज किया। वीस एक स्माइल देता है और वो दोबारा से गोकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार फिर से गोकू की बॉडी उस वीस के पंच को डॉज कर जाती है। गोकू कहता है ये कैसे हो रहा है, आखिर मैं बेस फॉर्म में रह करके आपके पंच को कैसे डॉज कर पा रहा हूँ। वीस कहता है ये चीज़ एक ना एक दिन तो होनी ही थी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। गोकू तुमने तो कुछ जल्दी ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर छोड़ो परफेक्ट कर लिया है, अब तो तुम अपनी बेस फॉर्म में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर पा रहे हो। गोकू कहता है लेकिन मैं तो कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी सिंपली बेस फॉर्म में हूँ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। वीस कहता है यही मतलब है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट करने का, कि तुम्हें कुछ फील ही ना हो, लेकिन जब भी तुम्हारे सामने कोई अटैक आए या फिर कोई हमला हो तो तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद उसे डॉज कर जाए। यही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की असली डेफिनेशन है और तुम उसके ऊपर खरे उतर रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ना ही केवल मास्टर बल्कि परफेक्ट कर लिया है, वो भी केवल कुछ ही समय में। आज तक की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बीइंग नहीं है जो कि इतनी जल्दी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ना ही केवल सीख ले बल्कि उसको मास्टर भी कर ले और परफेक्टली इस्तेमाल करना भी सीख जाए। अगर ये बात लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को पता चलेगी तो फिर वो तो तुम्हें एक एंजल ही समझ लेंगे। गोकू अपनी हाथों की तरफ देखता और कहता है क्या क्या वाकई में मैं इतना ज़्यादा कूल हूँ। वीस कहता है हाँ। तभी वजीटा घिसते घिसते वीस के पास में आता है और कहता है लॉर्ड वीस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता इस आउटफिट को पहन करके, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। वीस कहता है हाँ तुम इतनी दूर तक आ गए इस आउटफिट को पहन करके, ये चीज़ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी वजीटा, लेकिन कैसे, वो भी अपनी बेस फॉर्म में रह करके। मैंने तो मजाक मजाक में कहा था कि तुम्हें इसे पहन करके लाइट स्पीड में चलना है, बाकी तुम यहाँ तक ही आ गए, ये बहुत इंप्रेसिव बात है। इस सूट का वेट ही 2 ब्लैक होल्स के बराबर है और जो ब्रिक तुम पकड़े हुए हो हाथ में उसका वेट 4 ब्लैक होल्स के बराबर है। तुम इतना सारा वेट लेकर के यहाँ तक आ गए, ये चीज़ तो अद्भुत है। तुम दोनों मॉर्टल्स आखिर हो क्या, किस चीज़ के बने हो। तुम आम मॉर्टल नहीं हो सकते, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी एजिलिटी, ना, एक मॉर्टल कभी भी इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता है। वजीटा कहता है लॉर्ड बीस वो सारी चीज़ें बाद में बताइएगा, क्या पहले मैं इस आउटफिट को उतार दूं, ये चीज़ बताइए। बीस कहता है हाँ तुम उतार सकते हो इन्हें। जैसे ही वजीटा उस आउटफिट को उतारता है और उस ब्रिक को नीचे रखता है
तो वो आउटफिट और ब्रिक वीरस का प्लैनेट चीरते हुए नीचे गिर जाते हैं और उनके रास्ते में जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स आते हैं वो आउटफिट और ब्रिक सब कुछ चीरता हुआ निकल जाता है। वो इतना भारी होता है। गोकू कहता है ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही भारी थी वजीटा, आखिर तुम इतना सब कुछ कैरी करके चल कैसे पा रहे थे? यही चीज़ इनसेन है कितनी। व्हीस कहता है वजीटा ज़रा एक बार गोकू के ऊपर वार करना। जैसे ही वजीटा गोकू के ऊपर वार करता है तो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्क नहीं करता और गोकू को अपना हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है वजीटा के पंच को रोकने के लिए। व्हीस कहता है अद्भुत वजीटा, तुम्हारी स्पीड अब पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गोकू अपनी बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना सीख चुका है, लेकिन तुम्हारे पंच को उसकी बॉडी सेंस नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि तुम अब पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एजिलिटिक हो चुके हो। वजीटा कहता है हाँ, मुझे भी फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा हवा में ही अपने पैर चलाने लगता है और हाथ चलाने लगता है। वजीटा कहता है अब मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का फील हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी। खैर, तभी गोकू वजीटा और व्हीस को क्लैपिंग की साउंड आती है। जैसे ही व्हीस ऊपर देखता है तो ऊपर ड्रैकियो और बेलमोड खड़े होते हैं। व्हीस कहता है बेलमोड, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ, वो भी बिना मुझे बताए? और मार्गरीटा कहाँ पे है? तो ड्रैकियो कहता है यहाँ तो मैं भी आया हुआ हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए व्हीस? खैर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। व्हीस कहता है तुम्हें तो देखा देखा सा लग रहा है और तुम तो एक सेन की तरह लग रहे हो। ड्रैकियो कहता है हाँ, मैं वही सेन हूँ जो कि डीमन रेल्म से यहाँ पे आया था और जिसे तुम्हारे फादर ने एक टाइम चेम्बर में कैद करके रखा हुआ था काफ़ी सालों से। व्हीस कहता है क्या? लेकिन तुम आज़ाद कैसे हुए उस टाइम चेम्बर से? लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने तो तुम्हें ऐसी जगह पे कैद किया था जहाँ से निकल पाना तुम्हारा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इवन अगर कोई चाहे भी तो भी वो तुम्हें नहीं निकाल सकता था वहाँ से, तो फिर तुम्हें वहाँ से किसने निकाला? ड्रैकियो कहता है खैर, अब वो सब क्या ही मैटर करता है। जो इकलौती चीज़ मैटर करती है फ़िलहाल वो है तुम्हारा खात्मा। व्हीस कहता है बेलमोड कि क्या तुम जानते नहीं हो इस ड्रैकियो के बारे में? ये कितना ज़्यादा खतरनाक बीइंग है। ये चाहे तो अकेले पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकता है। तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो बेलमोड? बेलमोड कहता है क्योंकि मुझे भी अपनी नीड्स पूरी करनी है। मुझे उस वीरस को दिखाना है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हूँ इस मल्टीवर्स का, और मेरा यूनिवर्स 11 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स है इस पूरे मल्टीवर्स का। और वो चीज़ तभी प्रूव हो सकती है जब ये गोकू वजीटा ये दो मॉर्टल्स मारे जाएं। तभी ड्रैकियो नीचे उतरता और कहता है ओह, तो तुम दोनों हो गोकू और वजीटा, जिनको मारने के बाद में मुझे आज़ादी मिलेगी। गोकू कहता है आज़ादी? कैसी आज़ादी? ड्रैकियो कहता है बकवास बंद करो और दिखाओ आखिर तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, जिसकी वजह से इस मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स भी तुमसे घबरा रहे हैं। वजीटा कहता है तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकेले हम दोनों को संभाल सकते हो? हम करंटली इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हैं और तुम्हें तो हमने देखा भी नहीं टूर्नामेंट ऑफ पावर में, पता नहीं तुम्हारी पावर लेवल कितनी ही कम होगी। ऐसा बोल करके वजीटा डायरेक्टली ड्रैकियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैकियो अपने हाथ भी नहीं खोलता है। फिर भी वजीटा ड्रैकियो के नज़दीक आकर के ज़मीन में गिर जाता है। गुग्गू कहता है ये क्या हुआ? इस बंदे ने तो वजीटा के ऊपर हमला भी नहीं किया, लेकिन वजीटा ज़मीन में गिर गया। ये कैसे हुआ? व्हीस कहता है ड्रैकियो ने हमला किया था, लेकिन उसके एक्शंस इतने ज़्यादा फास्ट थे कि सेंस ही नहीं कर पाए। इवन हम तो देख भी नहीं पाए कि ड्रैकियो ने कब हमला कर दिया वजीटा के ऊपर। वजीटा खड़ा होने की कोशिश करता और कहता है इतने फास्ट, इतने एजिलिटिक तुम कैसे हो? और अगर तुम इतने स्ट्रांग थे तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं थे तुम?
ड्रैकियो कहता है, क्या तुम लोग दिमाग से पैदल हो? अभी तो वीज़ ने कहा था कि मैं टाइम चेम्बर में कैद था, तो मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में कैसे ही होता, बेवकूफ़ मॉर्टल्स। तभी गोकू भी बिना कुछ सोचे समझे ड्रैकियो के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका भी सेम रिजल्ट होता है। जैसे ही गोकू ड्रैकियो के नज़दीक पहुंचता है, वो भी ज़मीन में गिर जाता है और ऐसा लगता है ड्रैकियो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये चीज़ देख करके बेलमोट के भी पसीने छूट जाते हैं। बेलमोट कहता है, ये बीइंग पूरे मल्टीवर्स को तबाह करके जाएगा। ये बीइंग इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है कि ये मेरा यूज़ कर रहा है। ड्रैकियो बेलमोट की तरफ बस अपनी नज़र घुमाता और कहता है, बेलमोट ज़रा धीरे सोचो, तुम्हारे सोचने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। ये चीज़ सुन करके बेलमोट के और पसीने छूट जाते हैं कि इसे मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही है। आखिर इसकी पावर्स क्या हैं? ये इतना फास्ट है, इतना स्ट्रांग है, ये माइंड को पढ़ सकता है, तो फिर इसकी वीकनेस क्या है? इसे हराया कैसे जाएगा? ड्रैकियो कहता है, मेरी कोई वीकनेस नहीं है। तभी गोकू वजीटा दोबारा से खड़े होते हैं और वो फिर से ड्रैकियो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, और इस बार गोकू और वजीटा कामयाब भी हो जाते हैं उस ड्रैकियो के ऊपर हमला करने में। लेकिन जैसे ही गोकू और वजीटा का पंच ड्रैकियो के ऊपर पड़ता है, गोकू को ऐसा फील होता है मानो कि उसने बहुत ही तेज़ी से दीवार में एक पंच मारा हो, और गोकू के हाथ में ही दर्द होने लगता है। गोकू और वजीटा अपना हाथ पकड़ते और कहते हैं, ये क्या था? तुम्हारी बॉडी है या फिर कोई स्टोन? हम अपने पंच से लिटरली पहाड़ को चीर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी आखिर किस चीज़ की बनी हुई है? हमारे हाथ में खुद दर्द हो गया और तुम हाथ बांध करके खड़े हुए हो। ड्रैकियो एक स्माइल देता और कहता है, मैं किसी रीज़न से टाइम चेम्बर में कैद किया गया था, बल्कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे हरा पाओगे? तुम तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तभी गोकू रेज करके अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वजीटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में। गोकू कहता है, अब फेयर फाइट होगी, दिखाओ ड्रैकियो आखिर तुम कितने फास्ट हो। ड्रैकियो 1 सेकंड के अंदर ही गोकू और वजीटा के ऊपर लाखों पंचेस का वार कर देता है, और गोकू वजीटा उस चीज़ को सेंस भी नहीं कर पाते। इवन गोकू की MUI भी वर्क नहीं आती। गोकू और वजीटा अगले ही सेकंड ज़मीन में पड़े होते हैं अपनी बेस फॉर्म में आकर के, और ड्रैकियो अपने हाथ झाड़ रहा होता है। ड्रैकियो कहता है, फेयर फाइट? ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर फाइट थी। तुम्हारी फॉर्म्स तो 1 सेकंड भी नहीं टिकी मेरे सामने, और ग्रैंड प्रिस्ट इससे डर रहा था। वीस कहता है, क्या क्या बोला तुमने? ड्रैकियो कहता है, वो सब छोड़ो। तो अब क्योंकि मैंने गोकू वजीटा दोनों को ही हरा दिया है, अब मुझे इन दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, ताकि मैं आज़ाद हो सकूं और वापस अपने डीमन रेल्म जा सकूं। ऐसा बोल करके ड्रैकियो अपने हाथ में एक की ब्लास्ट रेडी करता है और वो गोकू वजीटा के ऊपर एम करता है। ड्रैकियो कहता है, तुमसे लड़के काफ़ी अच्छा लगा सेयंस। ऐसा बोल करके ड्रैकियो जैसे ही उनके ऊपर की ब्लास्ट मारता है, अचानक से ड्रैकियो का की ब्लास्ट गोकू और वजीटा के नज़दीक जाने के बजाय कहीं और ही चला जाता है, दूसरी डायरेक्शन में, और वो जा करके एक प्लेनेट से टकरा जाता है। इवन ये चीज़ ड्रैकियो भी नहीं समझ पाता है। ड्रैकियो कहता है, क्या ये कैसे हुआ? हो सकता है कि मुझसे कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो। ऐसा बोल करके ड्रैकियो दोबारा से की ब्लास्ट रेडी करता है और गोकू वजीटा की तरफ मारता है, लेकिन फिर से वो की ब्लास्ट गोकू वजीटा के नज़दीक जाने के बजाय किसी अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। ड्रैकियो कहता है, हाँ ये चीज़ हो क्या रही है आखिर? ड्रैकियो अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, क्या मैं एम नहीं कर पा रहा सही से? ऐसा बोल करके ड्रैकियो नॉन स्टॉप की ब्लास्ट मारने लगता है गोकू वजीटा के ऊपर, लेकिन वो सारे की ब्लास्ट इधर उधर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं और जा करके किसी अलग ही प्लेनेट में लगने लगते हैं। और उस की ब्लास्ट की वजह से इतना ज़्यादा शोर क्रिएट होता है, भूकंप आ जाता है बीरस के प्लेनेट में, कि बीरस की भी नींद खुल जाती है और बीरस काफ़ी नाराज़ हो जाता है। बीरस जैसे ही ड्रैकियो को देखता है वो कहता है, ओए तुम कौन हो जो कि इतनी डिस्ट्रक्शन फैला रहे हो?
तुमने मेरी नींद खराब करके रख दी है, मैं जस्ट अभी सोया था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक डिस्ट्रॉयर की नींद खराब करने का क्या हश्र होता है। ऐसा बोल करके बीरस ड्रैकियो के नज़दीक जाता है और अपना हाथ आगे करके बोलता है हकाई। लेकिन एक बार हकाई बोलने से बीरस के कुछ भी नहीं होता, ड्रैकियो इरेज ही नहीं होता। जिसके बाद बीरस लगातार बोलता है हकाई हकाई हकाई, तुम इरेज क्यों नहीं होते। लेकिन ड्रैकियो केवल स्माइल देता और कहता है तुम अभी एक बच्चे हो डिस्ट्रॉयर। ऐसा बोल करके ड्रैकियो बीरस की पूंछ पकड़ता है और उसको गोल गोल घुमा करके स्पेस में ही फेंक देता है। ड्रैकियो फिर से अपने हाथ झाड़ता और कहता है हाँ, चलो एक और मुसीबत कम हुई। बेलमोड, क्या तुम ऊपर खड़े हुए केवल देखने के लिए आए हो मुझे? मेरी मदद करो इन गोकू वजीटा को ख़त्म करने के लिए। ऐसा बोल करके जैसे ही ड्रैकियो सामने देखता है तो सामने वजीटा तो ज़मीन में पड़ा हुआ होता है, लेकिन गोकू नहीं होता। ड्रैकियो अगल बगल देखने की कोशिश करता है तो उसे गोकू कहीं भी नज़र नहीं आता। अब ड्रैकियो के पसीने छूटने लगते हैं। ड्रैकियो कहता है क्या यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट घबरा रहा था? तभी ड्रैकियो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो हाथ इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिट हो रही होती है उस हाथ से कि जिस जगह पे वो हाथ रखा होता है उस जगह की ड्रैकियो की खाल ही पूरी तरीके से उजड़ जाती है। ड्रैकियो जैसे तैसे उस हाथ से छुटकारा पाता है और दूर हटता है। ड्रैकियो जैसे ही मुड़ करके देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक चमकदार गोकू होता है, वो भी अपनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट फॉर्म में। ड्रैकियो कहता है ये कैसी पावर है तुम्हारे पास में? क्या ये वही इंस्टिंक्ट है जिसके बारे में ग्रैंड प्रिस्ट बात कर रहा था? गोकू कहता है तुम ठीक समझे, ये है इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट और ये है मेरी फाइनल फॉर्म। अब होगी बराबरी की फाइट ड्रैकियो। ऐसा बोल करके गोकू ड्रैकियो के ऊपर हमला करता है और ड्रैकियो को इस बार अपने हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ड्रैकियो इतना भी फास्ट नहीं था कि वो इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म के सामने अपनी स्पीड फ्लेक्स कर सके। ड्रैकियो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वो गोकू के एक एक पंच को काउंटर करने लगता है। ड्रैकियो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड आखिर इतना फास्ट कैसे हो गया। ड्रैकियो गोकू के पंच को रोकता तो है, लेकिन जैसे ही वो काउंटर अटैक करने जाता है गोकू के ऊपर, तभी गोकू को एक मौका मिल जाता है ड्रैकियो को ऑफ गार्ड पकड़ने का। जैसे ही ड्रैकियो का हाथ गोकू के नज़दीक आता है उसके ऊपर पंच मारने के लिए, तो गोकू नीचे झुकता है और उसके गट में इतना ज़ोरदार पंच मारता है कि ड्रैकियो वहीं पे ज़मीन में गिर जाता है। गोकू कहता है क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाए। ऐसा बोल करके गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक की ब्लास्ट रेडी करता है ड्रैकियो को मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त गोकू अपनी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म को लूज़ कर देता है। बहुत ही ख़तरनाक टाइमिंग होती है। जैसे ही गोकू इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट लूज़ करता है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है दोबारा से। गोकू की बॉडी से अजीब सा ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है और गोकू बहुत ही तेज़ी से चीखने लगता है। वीस कहता है क्या ये चीज़ अभी तक चल रही है? गोकू को अभी भी पनिश किया जा रहा है वो एंजेलिक फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गोकू ने तो पूरी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर लिया है, तो फिर आखिर ये चीज़ कैसे हो रही है? ड्रैकियो समझ जाता है कि यही मौका है गोकू को ख़त्म करने का, वरना अगर ये दोबारा से अपने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में चला गया तो फिर ड्रैकियो को कोई भी नहीं बचा सकता है, इवन ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं। ड्रैकियो खड़ा होता है और वो कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे समझ में आया कि तुम मॉडल में क्या खास बात है। ग्रैंड प्रिस्ट सही है, तुम लोगों को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोल करके ड्रैकियो दोबारा से अपना हाथ आगे करता है गोकू को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे जिरेन और मार्गरीटा एंट्री करते हैं। जैसे ही जिरेन और मार्गरीटा को ड्रैकियो देखता वो कहता है हाँ, तुम दोनों फिर से यहाँ पे? आखिर ये चीज़ कितनी ज़्यादा खिंचने वाली है। जिरेन जैसे ही वहाँ पे आता है वो गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें गोकू को ख़त्म करने नहीं दूंगा। मुझे असलियत के बारे में पता चल चुका है कि तुम क्या चाहते हो। तुम गोकू वजीटा को ख़त्म करना चाहते हो ताकि ग्रैंड प्रीस्ट का रास्ता साफ हो सके।
ड्रैक्यू कहता है, हैं, ये सब कौन कह रहा है? ये सब तुम्हें किसने बताया? ये सब फालतू की बातें हैं। मैं तो बस ये गोकू वजीटा को ख़त्म करना चाहता हूँ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। जिरन कहता है, नहीं, मुझे पता चल चुका है और मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स को ख़त्म करने नहीं दूंगा। ऐसा बोल करके जिरन ड्रैक्यू से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वजीटा भी खड़ा होकर के जिरन के बगल में आ जाता है। वजीटा कहता है, तुम अकेले नहीं हो दोस्त, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा इस ड्रैक्यू को इसकी औकात दिखाने में। ड्रैक्यू कहता है, ओह, तो अब तुम सभी मॉर्टल्स एक हो चुके हो। वेल, उसका भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। तुम सबको मैं एक साथ हरा सकता हूँ। ऐसा बोल करके ड्रैक्यू रेज करने लगता है और जैसे जैसे ड्रैक्यू रेज कर रहा होता है, बीरस का प्लैनेट अलग होने लगता है, अलग अलग जगह से टूटने लगता है। ड्रैक्यू कहता है, हाँ, अब मैं एक ही बार में तुम सबका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके ड्रैक्यू सीधे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में। ड्रैक्यू कहता है, मिलो मिलो मेरी फाइनल फॉर्म से। ये डीमन रेल्म की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और इस फॉर्म के सामने डीमन रेल्म का गॉड भी नहीं टिक पाते हैं। तो फिर तुम तो फिर भी मॉर्टल रेल्म के काम से तुझ से मॉर्टल हो, तुम क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। जिरन कहता है, चाहे जो भी हो जाए, हम तुम्हें मेरे दोस्त को मारने नहीं दूंगा। ऐसा बोल करके जिरन भी रेज कर तो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वजीटा भी ठीक ऐसा ही करता है। लेकिन इस बार वजीटा सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन नहीं बल्कि सुपर सेन 3 ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा कहता है, जिरन, इसको मैं अपनी स्पीड से कंफ्यूज करके और एंगेज करके रखता हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? जिरन कहता है, हाँ, मैं समझ गया। जिसके बाद वजीटा ड्रैक्यू के ऊपर वार करने लगता है और सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में वजीटा की स्पीड वाकई में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इवन ड्रैक्यू को भी अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है वजीटा के पंचेस को रोकने के लिए। ड्रैक्यू कहता है, ओह, तो मॉर्टल्स तो वाकई में कुछ और ही हो। मैंने मॉर्टल रेल्म, इवन डीमन रेल्म के भी मॉर्टल्स को इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन मैं मॉर्टल से तो नहीं हार सकता ना। पिछली बार मुझे हराने के लिए खुद जेनो को आना पड़ा था, तो इस बार मैं मॉर्टल से हारूंगा? ये चीज़ कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगी मेरे लिए। ऐसा बोल करके ड्रैक्यू वजीटा के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ, आखिरकार आ ही गए तुम मेरे पकड़ में। तुम फास्ट भले ही हो गए हो लेकिन मुझसे फास्ट नहीं हो वजीटा। वजीटा कहता है, मुझे तुमसे फास्ट बनना भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। ड्रैक्यू कहता है, मतलब? तभी जिरन इतनी ज़ोर से आकर के ड्रैक्यू के चेस्ट में पंच मारता है जिससे कि ड्रैक्यू के कपड़े ही फट जाते हैं और ड्रैक्यू कुछ कदम पीछे हो जाता है। ड्रैक्यू अपने चेस्ट पे हाथ रखता और कहता है, आह, तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो गए जो कि मुझे हल्का सा दर्द में डाल पाया है, वरना आज तक मैं किसी भी मॉर्टल से हारने की बात तो छोड़ो, पीटा भी नहीं हूँ। वजीटा कहता है, हम कोई आम मॉर्टल नहीं हैं, हम इस मॉर्टल रेल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हैं और तुम रिग्रेट करोगे हमारे ऊपर वार करना, ड्रैक्यू। जिसके बाद ड्रैक्यू कुछ कदम पीछे लेता और कहता है, तुम लोग पहले और आखिरी मॉर्टल होने वाले हो जो कि मेरी फाइनल फॉर्म के असली पोटेंशियल को देखोगे। तुम लोग अपने आप को लक्की समझो कि तुम मेरी असली पावर देखने वाले हो अब। ऐसा बोल करके ड्रैक्यू रेज करने लगता है और उसके रेज करने की वजह से बीरस के प्लैनेट के इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर का वाइड क्रिएट हो जाता है जो कि पूरे बीरस के प्लैनेट को घेर लेता है, जैसे कि मानो बीरस के प्लैनेट पे काले बादल छा गए हो। ड्रैक्यू अब और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है, उसकी बॉडी से और भी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। ड्रैक्यू कहता है, हा, हा, मिलो मेरे फुल पोटेंशियल से जो कि मैं तुम्हारे मॉर्टल रेल्म में नहीं दिखा सकता था। इसी वजह से मैंने एक वाइड क्रिएट कर दिया जिसकी मदद से मैंने इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट डीमन रेल्म जैसा कर दिया है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ड्रैक्यू, द डीमन रेल्म किंग की असली पावर को।
ऐसा बोल करके ड्रैकियो एक कामेहामेहा रेडी करता है और उसको वजीटा जिरेन के ऊपर मार देता है, जिसके बाद जिरेन और वजीटा भी इसके काउंटर में फाइनल फ्लैश और की ब्लास्ट मारते हैं और ड्रैकियो का कामेहामेहा और वजीटा जिरेन का फाइनल की ब्लास्ट, उनके बीच में बीम क्लैश हो जाता है और ड्रैकियो सिंगल हैंडेडली उस बीम क्लैश को जीत रहा होता है। ड्रैकियो हंसने लगता है और कहता है हा, मैं चाहूँ तो एक बार में तुम लोगों के अटैक्स को नलीफाई कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे मारने में मज़ा आ रहा है। ऐसा बोल करके ड्रैकियो अपने कामेहामेहा की पावर्स को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है और वो कामेहामेहा धीरे धीरे वजीटा और जिरेन के नज़दीक आने लगता है। वजीटा कहता है, जिरेन हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी अगर इसके अटैक को रोकना है तो। इसके बाद वजीटा और जिरेन अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, लेकिन ड्रैकियो के कामेहामेहा को वो काउंटर नहीं कर पा रहे होते। ड्रैकियो का कामेहामेहा उस बीम क्लैश को सिंगल हैंडेडली जीत रहा होता है। जैसे ही वो कामेहामेहा वजीटा और जिरेन के ऊपर पड़ने वाला होता है कि तभी अचानक से ड्रैकियो के ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गोकू होता है। गोकू ने ड्रैकियो के पीठ पे एक कामेहामेहा मारा होता है, जिसकी वजह से ड्रैकियो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो गोकू की तरफ देखने लगता है और यही मौका मिल जाता है वजीटा और जिरेन को ड्रैकियो पे वार करने का। वजीटा कहता है, जिरेन हमें मिल गया है मौका, यही टाइम है इस ड्रैकियो को मज़ा चखाने का। जिसके बाद वजीटा और जिरेन दोनों ही अपने पूरे पोटेंशियल लगा देते हैं उस अटैक में और सडनली ड्रैकियो का कामेहामेहा इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वजीटा और जिरेन उस बीम क्लैश को जीत जाते हैं और वो फाइनल की ब्लास्ट जाकर के सीधे ड्रैकियो को लग जाता है, जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वीस, मार्गरेटा और बेलमोंट की आंखों के सामने से एक रोशनी छा जाती है। वीस अपनी आंखों पे हाथ रखता और कहता है, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसी रोशनी है आखिर। जैसे ही वो रोशनी छटती है तब दिखता है कि ड्रैकियो अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ है, लेकिन वजीटा और जिरेन ने अपने पूरा पोटेंशियल यूज़ कर दिया था उस अटैक में, जिसकी वजह से वो बेस फॉर्म में गिर पड़े हैं और गोकू भी कामेहामेहा मारने के बाद में ज़मीन में गिरा पड़ा होता है। ड्रैकियो हैरान हो जाता है ये चीज़ देख करके। ड्रैकियो कहता है, ओह तुम लोग वैसे तो पावरफुल नहीं हो, लेकिन तुम लोगों की कोऑर्डिनेशन और एकता की वजह से तुम लोग मुझे हरा पा रहे हो, लेकिन बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा देर तक तुम लोग मेरे सामने नहीं टिकने वाले हो, इस बात को जान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीमन रेल्म जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे मुझे हरा पाना इम्पॉसिबल है। तभी जिरेन दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, रुक जाओ, अभी मैंने हार नहीं मानी है, अभी भी मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वजीटा भी जिरेन का सहारा लेकर के खड़ा होता और कहता है, हाँ अभी मेरे अंदर भी एनर्जी बची हुई है और अब मुझे लगता है कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं असली गॉड हूँ, मैं कोई आम मॉर्टल नहीं हूँ। जिसके बाद जिरेन और वजीटा साथ ही में रेज करने लगते हैं, लेकिन जिरेन का ऑरा जो होता है वो इस बार ग्रीन हो जाता है पूरी तरीके से और वजीटा का ऑरा गॉडली पर्पल हो जाता है। वजीटा के हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वजीटा की आंखें एकदम पर्पल हो जाती हैं। जिरेन और वजीटा की ऐसा ऑरा देख करके ऐसा लग रहा होता है मानो कि डेविल और एंजल एक साथ खड़े हों। तभी जिरेन अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी एक अलग ही फॉर्म में, जो कि आज से पहले उसने कभी भी नहीं दिखाई। बेलमोंट शॉक्ड हो जाता है ये देख करके। बेलमोंट मार्गरीटा से कहता है, ये कैसी फॉर्म है आखिर, जिरेन ने आज से पहले ऐसी फॉर्म तो मुझे कभी भी नहीं दिखाई। जिरेन बेलमोंट की तरफ देखता और कहता है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा बेलमोंट, खैर ड्रैकियो मिलो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से। इस फॉर्म का नाम है ओब्लिवियन सर्ज जिरेन फॉर्म और ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसके ऊपर मैं कई सालों से वर्क कर रहा था, लेकिन मैंने ये फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर में किसी रीज़न से नहीं दिखाई थी। वजीटा भी रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रू गॉड वजीटा में। बेलमोंट कहता है, ये वजीटा की कौन सी फॉर्म है आखिर, ये देखने में तो एकदम गॉड लग रहा है, डिस्ट्रॉयर लग रहा है। वीस कहता है,
ये डिस्ट्रॉयर के बियॉन्ड वाली फॉर्म है। वजीटा हकाई एनर्जी और अपनी सेयन एनर्जी को आपस में मर्ज करना सीख गया है और ट्रांसफॉर्म हुआ है ट्रू गॉड फॉर्म में। इस फॉर्म में ये सभी गॉड्स और एंजल्स को सरपास कर जाता है, जैसा कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ। जिरेन और वजीटा आपस में हाई फाइव देते हैं और कहते हैं, आओ दोस्त, दिखाते हैं इसे कि मॉर्टल रेल्म की असली पावर किसे कहते हैं। ऐसा बोल करके जिरेन और वजीटा एक साथ ही ड्रैक्यू के ऊपर हमला कर देते हैं। जिरेन आगे से तो वजीटा पीछे से ड्रैक्यू के ऊपर वार कर रहा होता है और अब असल में नेक टू नेक फाइट होती है, क्योंकि ड्रैक्यू की पावर लेवल और जिरेन वजीटा की पावर लेवल ऑलमोस्ट मैच कर जाती है। ड्रैक्यू अपने हाथ का और अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने लगता है जिरेन और वजीटा को रोकने के लिए, लेकिन स्टिल वजीटा और जिरेन थोड़े से तो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं ड्रैक्यू के सामने। वजीटा कहता है, अभी भी मैं इसके ऊपर वार नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे क्या हासिल करना पड़ेगा इसके ऊपर वार करने के लिए। तभी ड्रैक्यू जिरेन और वजीटा दोनों को ही हाथ को पकड़ता है और आपस में भिड़ा देता है, जिसके बाद ड्रैक्यू उन दोनों को ही ज़मीन की तरफ फेंक देता है और अपने हाथ झाड़ने लगता है। ड्रैक्यू कहता है, तुम लोगों ने अपनी नई फॉर्म तो दिखा दी, लेकिन तुम लोग स्टिल इतने पावरफुल नहीं हो कि मुझे मेरे रियल पोटेंशियल में हरा सको, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतना पावरफुल होगा जो कि मुझे रियल पोटेंशियल में मेरे हरा दे, इवन तुम्हारे लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं। वजीटा जिरेन से कहता है, जिरेन, हम इसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो नहीं हरा सकते, लेकिन हम इसको अपने कोऑर्डिनेशन की मदद से ऑफ गार्ड ज़रूर पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें कोऑर्डिनेशन से वर्क करना होगा। जिरेन कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद जिरेन और वजीटा दोनों ही खड़े होते हैं और वो दोबारा से ड्रैक्यू के ऊपर वार करते हैं, लेकिन इस बार वजीटा आगे रहता है और जिरेन पीछे। ड्रैक्यू समझ जाता है कि ये दोबारा से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ड्रैक्यू अपने गार्ड को डाउन ही नहीं करता। ड्रैक्यू वजीटा के हर पंच को ऐसे काउंटर करता है मानो कि उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल हो। वजीटा कहता है, ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा है एक भी अटैक मारने का या फिर इसे ऑफ गार्ड पकड़ने का, मैं कैसे ही इसको मार पाऊंगा आखिर। लेकिन तभी अचानक से ड्रैक्यू एक मिस्टेक कर देता है। ड्रैक्यू को अजीब सी की सेंस होती है, जिससे कि ड्रैक्यू का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और जैसे ही ड्रैक्यू का ध्यान डाइवर्ट होता है, वजीटा और जिरेन एक साथ ही उसके गट में ज़ोरदार पंच मार देते हैं, जिससे कि ड्रैक्यू सीधे जा कर के ज़मीन में गिर जाता है और अपने घुटने के बल बैठ जाता है, अपने पेट पकड़ करके। वजीटा कहता है, ये जिरेन, हमने कर दिखाया, हमने इस ड्रैक्यू के ऊपर वार कर ही दिया। लेकिन तभी ड्रैक्यू दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। ऐसा बोल करके ड्रैक्यू अपना हाथ हटाता है अपने पेट से, तो जिरेन और वजीटा देखते हैं कि उसके पेट में हल्की सी भी चोट नहीं लगी है। जिरेन कहता है, ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम इतने सारे वार कर चुके हैं लेकिन इसको कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा है, आखिर इसकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है। वजीटा कहता है, मुझे लगता है जिरेन कि ये सब इसके वॉइड का कमाल है। इसने जो यहाँ का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अगर हमें इसे रोकना है या फिर हराना है तो सबसे पहले इसको वीक करना पड़ेगा, और इसको वीक करेंगे इधर का वॉइड हटा करके। जिरेन कहता है, मुझे भी यही लग रहा है कि अगर हमें इस ड्रैक्यू को हराना है तो फिर इस वॉइड को हटाना पड़ेगा, वरना ये ड्रैक्यू नहीं हारने वाला। तुमने देखा नहीं कि इसने हमारा फाइनल फ्लैश और की ब्लास्ट को कैसे एब्जॉर्ब कर लिया, मानो कि इसको कुछ फ़र्क ही ना पड़ा हो। और अभी ये पंच, इसे भी ये इतनी आसानी से खा गया मानो कि इसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। ड्रैक्यू कंफ्यूज होता है कि आखिर उसको किस बीइंग की सेंस हुई थी, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और वजीटा जिरेन के ऊपर ध्यान देता है। जिरेन और वजीटा दोबारा से ड्रैक्यू के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन इस बार वो नाटक करते हैं ड्रैक्यू के ऊपर हमला करने का। जिरेन और वजीटा जैसे ही ड्रैक्यू के सामने पहुंचते हैं, ड्रैक्यू काउंटर अटैक करने के लिए एकदम रेडी खड़ा हो जाता है, लेकिन वजीटा और जिरेन इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके ड्रैक्यू के सामने से गायब हो जाते हैं। ड्रैक्यू अगल बगल देखने लगता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी वो देखता है कि जिरेन और वजीटा तो उसके वाइड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिरेन
एक की ब्लास्ट और वजीटा फाइनल फ्लैश मारता है, वो जो भी डार्क से बादल टाइप की चीज़ होती है। लेकिन वजीटा का फाइनल फ्लैश और जिरेन का की ब्लास्ट उस वाइड पे 0.1% भी असर नहीं डालता, वो वाइड जैसा का तैसा ही रहता है। ड्रैक्यो अपने हाथ बांधता और कहता है, ये कर लो तुम लोग पहले, देखता हूँ आखिर तुम इस वाइड को कैसे चीर पाते हो। इम्पॉसिबल है, इस वाइड को चीर पाना इम्पॉसिबल है, और तुम लोगों का यहाँ से ज़िंदा वापस निकल पाना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खैर, अब ख़त्म करने का समय आ चुका है सब कुछ। तो मॉर्टल्स ने बहुत टफ कंपटीशन दे दिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं भी आज़ाद हो सकूँ। ऐसा बोल करके ड्रैक्यो दोबारा से कामेहामेहा रेडी करने लगता है, और वजीटा जिरेन समझ जाते हैं कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये ड्रैक्यो नहीं हारने वाला है जब तक ये इस वॉइड, इस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा। जिरेन और वजीटा ड्रैक्यो के सामने देखते हैं और कहते हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ड्रैक्यो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ड्रैक्यो। ड्रैक्यो कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन गलती कर रहा है और कौन गलती कर रहा था। ऐसा बोल करके ड्रैक्यो वजीटा और जिरेन के ऊपर कामेहामेहा मार देता है। लेकिन जैसा ही वो कामेहामेहा वजीटा और जिरेन को टच करने वाला होता है कि तभी गोकू आ करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर लेता है और वजीटा जिरेन को बचा लेता है उस कामेहामेहा से। वो कामेहामेहा सीधे जा करके वॉइड में लग जाता है, और जिस जगह पर वो कामेहामेहा लगता है उस जगह का वॉइड में होल हो जाता है। गोकू जिरेन और वजीटा को सेव करता है और कहता है, बस तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, यहाँ से मैं संभाल लूँगा इस ड्रैक्यो को। जिरेन कहता है, लेकिन तुम अकेले इसे नहीं हरा पाओगे गोकू, तुमने देखा नहीं इसकी क्या पावर्स हैं, और ये इस इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इसको डैमेज भी नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर तुम इसको कैसे ही हराओगे। वजीटा कहता है, जिरेन एकदम ठीक कह रहा है काकारोट, तुम इसे नहीं हरा सकते यहाँ पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और यहाँ पे इसे हरा पाना इम्पॉसिबल है। गोकू जिरेन और वजीटा की तरफ देखता और कहता है, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपनी आंखें बंद करता है वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में। लेकिन इस बार की गोकू की इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। गोकू के पास में एंजेलिक पावर तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ गोकू के साइड से डार्क ऑरा भी निकल रहा होता है, जो कि साफ दर्शाता है कि गोकू एंजल और डीमन का प्योर कॉम्बिनेशन बन चुका है। बेलमोंट कहता है, ये गोकू ने क्या अचीव कर लिया आखिर, ये पावर्स, ये कैसी पावर्स हैं आखिर, एंजल और डेविल एक साथ। बीस कहता है, मुझे लगता है कि ये गोकू के पास में जो डेविल फॉर्म सी है, डेविल ऑरा है, ये इधर के इन्वायरमेंट की वजह से है। ड्रैक्यो ने इस पूरे प्लैनेट को डीमन रेल्म जैसा बना रखा है, जिसकी वजह से गोकू डिमोनिक और एंजेलिक दोनों फॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहा है। मुझे लगता है कि ड्रैक्यो ज़रूर पछताएगा बहुत जल्द ही ये वॉइड क्रिएट करने के बारे में। गोकू ड्रैक्यो के नज़दीक आता और कहता है, क्या हुआ ड्रैक्यो, क्या तुम यही की को सेंस करके घबरा रहे थे। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैंने पूरी तरीके से इस इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया और समझ लिया है कि कैसे इसे यूज़ किया जाता है। ऊपर से तुमने मुझे ब्लेस कर दिया ये डिमोनिक एनर्जी के साथ में। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ड्रैक्यो कि मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म दोनों जगह एक ही मॉर्टल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो हूँ मैं। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है ड्रैक्यो, तुम चाहो तो भाग सकते हो यहाँ से डर के, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं छोड़ दूँगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम फिर भी हारना चाहते हो, पिटना चाहते हो मुझसे, तो फिर मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं होगा। ड्रैक्यो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मुझे मार ही डालोगे। तुम जानते भी क्या हो मेरे बारे में, मैं डीमन रेल्म का वन ऑफ द छोड़ो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। मेरे टक्कर का ना मॉर्टल रेल्म में कोई है ना डीमन रेल्म में कोई है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्यों मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। ऐसा बोल करके ड्रैक्यो एक उंगली का इशारा करता है और गोकू को अपने नज़दीक बुलाता है। गोकू कहता है, एज योर विश ड्रैक्यो,
गोकू एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ड्रैकियो के मुंह के सामने आ जाता है और ड्रैकियो की आंखें खुली रह जाती हैं ये चीज़ देख करके कि गोकू इतना फास्ट हो चुका है। जब तक ड्रैकियो कुछ रिएक्ट कर पाता या फिर अपना हाथ ऊपर उठा पाता तब तक गोकू उसके ऊपर अनगिनत पंचेस मार चुका होता है। गोकू कहता है अगली बार थोड़ी तमीज़ से बात करना मुझसे। ऐसा बोल करके गोकू एक फाइनल ब्लो मारता है ड्रैकियो के ऊपर और ड्रैकियो वापस से ज़मीन में जा कर के गिर जाता है। ड्रैकियो अपना पेट और हाथ पकड़ करके खड़ा हो जाता है। ड्रैकियो कहता है तुमने मेरे ऊपर इतने कम समय में इतने ज़्यादा वार कर दिए, ये कैसे हो सकता है। तभी ड्रैकियो दोबारा से खड़ा होता है और उसके वुंड्स वगैरह सब कुछ हील हो जाते हैं। ड्रैकियो कहता है तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे ऊपर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पे नहीं हार सकता हूँ। मेरी बॉडी रीजनरेट कर जाएगी और मैं तुम्हें एट दी एंड हरा ही दूंगा गोकू। गोकू कहता है ओह, तो तुम इस वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको हैंड टू हैंड, तुम्हें इस इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे हराने के लिए। और तुम अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बता रहे हो, क्या मजाक है ये बात। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से ड्रैकियो के मुंह के सामने आ जाता है और उसके ऊपर दोबारा अनगिनत वार कर देता है। ड्रैकियो दोबारा से ज़मीन में गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। गोकू कहता है तुम भले ही कितनी ही बार रिकवर क्यों ना कर लो ड्रैकियो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मार दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे और तुम खुद इस वॉइड को, ये जो एनवायरनमेंट तुमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, इसको हटाओगे ताकि तुम मर सको और मेरे हाथों से बच सको ड्रैकियो। ड्रैकियो दोबारा से खड़ा होता और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी ये फॉर्म ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, इसीलिए मैं ये मानने वाला हूँ गोकू। गोकू कहता है वेल जोक्स ऑन यू, मैं पूरी तरीके से इस फॉर्म को मास्टर करना और इस्तेमाल करना सीख चुका हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये फॉर्म लूज़ होने वाली है। तभी गोकू पीछे हटता और एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है। ड्रैकियो मुस्कुराता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस कामेहामेहा से तुम मुझे मार लोगे, मैं तुम्हारे कामेहामेहा को डिफ्लेक्ट कर लूँगा ईजिली। तभी अचानक से गोकू अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और वो सारे गोकू चारों दिशाओं से ड्रैकियो को घेर लेते हैं। ड्रैकियो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से असली गोकू कौन सा है। ड्रैकियो कहता है क्या तुम कहाँ पे हो आखिर। तभी गोकू अचानक से उसके सामने आता है और उसके ऊपर कामेहामेहा मार देता है और ड्रैकियो अपने वॉइड को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है उस कामेहामेहा के इम्पैक्ट की वजह से। जिसके बाद वो जो वॉइड होता है जिसने कि बीरस के प्लेनेट को चारों ओर से घेरा होता है वो भी गायब हो जाता है अचानक से। वीस कहता है अद्भुत, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि गोकू तुम इतनी आगे निकल जाओगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेकर के। मुझे तो लग रहा है कि तुम लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे दोगे अब तो। गोकू बस एक स्माइल देता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है ड्रैकियो के पास में। लेकिन ड्रैकियो इस बार अकेला नहीं होता है, उसके साथ में ग्रैंड प्रीस्ट भी होता है। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता था कि आपने ही इस ड्रैकियो को भेजा है ताकि ये ड्रैकियो हमें मार सके, मुझे और वजीटा को, और आपका रास्ता क्लियर हो सके, है ना। एम आई राइट लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है क्या ये सब झूठ है, तुम्हें ये जिसने भी बताया है वो तुम्हें पागल बना रहा है। गोकू कहता है मुझे ये किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब से मैंने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट अचीव करी है आपका मूड थोड़ा सा हिला हुआ है। और ये चीज़ गेस करनी बहुत ही ज़्यादा इजी थी कि ड्रैकियो को आपने ही भेजा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ मैंने भेजा है, और मैंने इसलिए भेजा है ताकि तुम लॉर्ड ज़ेनो के अगले अटेंडेंट ना बन पाओ। लॉर्ड ज़ेनो को तुमसे इतना लगाव है, प्लस तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, मुझे ये डर है कि कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो, लॉर्ड ज़ेनो के अटेंडेंट तुम मत बन जाना। और इसके लिए तुम्हें मरना होगा गोकू, तुम्हें मरना होगा।
ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ड्रैकियो तो ऑलरेडी अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। गोकू कहता है, ओ तो अब मुझे आप दोनों से निपटना पड़ेगा। खैर, ड्रैकियो को तो मज़ा चखा ही चुका हूँ, आपको भी चखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और ड्रैकियो दोनों दिशाओं से गोकू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस बार गोकू अपने हाथ बंद करके दोनों का अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो भी काफ़ी ईजिली। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ये चीज़ कैसे मुमकिन है? आखिर तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मामले में मुझे कैसे डिफीट कर सकते हो? मैं मिलियन ईयर्स से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखा हुआ हूँ और रोज़ इम्प्रूव करता हूँ, लेकिन तुम अभी कल के पैदा हुए मॉर्टल मुझे सरपास कर रहे हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मामले में? ये नामुमकिन है। गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, सॉरी वो ग्रैंड प्रीस्ट, पहली बात तो मेरे पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं, इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट है, और तुम इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट के अभी पहले पड़ाव पे भी नहीं हो। तभी गोकू के हेड पे जो इन्फिनिटी का साइन होता है वो और तेज़ी से चमकने लगता है। गोकू कहता है, अब मैं स्पीड, एजिलिटी, पावर और एनर्जी के मामले में इनफाइनाइट पोटेंशियल होल्ड करता हूँ, और अब ना ही तुम और ना ही ये ड्रैकियो मुझे मेरे औकात दिखा सकता है, क्योंकि तुम लोगों की हैसियत अब मेरे पास खड़े होने की भी नहीं है। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और उसके रेज करने की वजह से एक ऐसा शॉकवेव निकलता है जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट और ड्रैकियो दोनों ही दूर हो जाते हैं। गोकू धीरे धीरे ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक जाने लगता है और कहता है, अब मैं दिखाता हूँ कि असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसे कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। ऐसा बोल करके गोकू धीरे धीरे ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक आने लगता है, और जैसे ही गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के बाल पकड़ता है उसे इरेज करने के लिए, तभी वहाँ पे ज़ेनो आ जाता है जो कि गोकू को रोक देता है। ज़ेनो कहता है, बस गोकू, अब अगर तुमने ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में कुछ भी किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ता है और ज़ेनो की तरफ देखता है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, इस ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे को मारने की कोशिश की थी। ज़ेनो कहता है, वो कुछ भी हो, ग्रैंड प्रीस्ट एक डेटी है और उसके पास पूरा हक है एक मॉर्टल को इरेज करने का, लेकिन तुम्हारे पास में ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम एक डेटी को इरेज कर सको। समझ में आई मेरी बात? या तो तुम उस ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ो या फिर मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट इरेज कर दूंगा, मॉर्टल। गोकू ज़ेनो के मुंह से पहली बार ऐसे शब्द सुन करके और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू को समझ में आ जाता है कि ये गॉड्स, ये ओमनीपोटेंट, ये किसी के सगे नहीं हैं, इन्हें बस अपना फ़ायदा देखना है। बाकी अगर कोई इन्हें सरपास करने की कोशिश करे तो ये उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ देता है और वो कहता है, सॉरी लॉर्ड ज़ेनो, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ज़ेनो कहता है, सॉरी मुझसे मत बोलो, ग्रैंड प्रीस्ट से बोलो। गोकू कहता है, मुझे अब इससे भी सॉरी बोलना पड़ेगा। लेकिन गोकू दिल पे पत्थर रख करके ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, सॉरी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने आपको मारने की कोशिश की। ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है और गोकू के गट में एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है, अगली बार अपनी औकात में रहना मॉर्टल। ये चीज़ गोकू जैसे ही सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से में गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट के गट में एक ज़ोरदार पंच मारता है। लेकिन गोकू का पंच कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि वो ग्रैंड प्रीस्ट की कॉस्मिक बॉडी में ही होल कर देता है। और ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज़ देख करके शॉक्ड रह जाता है कि गोकू ने ये क्या किया। इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट कुछ रिएक्ट कर पाता, ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू ड्रैकियो के सामने इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और गोकू कहता है, इतनी आसानी से कैसे भागोगे तुम ड्रैकियो, तुम तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग थे ना मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म के, और अब तुम दुम दबा के भाग रहे हो, किससे डर के? मुझसे डर के? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ड्रैकियो अपने हाथ जोड़ता है और गोकू के पैर पर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था तुम्हें मारने के लिए, बाकी मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट चाहता था कि वो तुम्हें मार डाले और जिसके बाद उसका ओमनीपोटेंट बनने का रास्ता साफ हो जाए। ज़ेनो कहता है, एक मिनट,
ओमनीपोटेंट बनने का रास्ता से तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैक्यो कहता है मैं बताता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट का असली एम ये था कि वो गोकू और वजीटा को रास्ते से हटा दे। इसलिए नहीं कि गोकू बहुत जल्द ही ग्रैंड प्रिस्ट की जगह हड़प लेता, बल्कि इसलिए भी कि ग्रैंड प्रिस्ट के ओमनीपोटेंट बनने वाले सपने में गोकू अड़ंगा लगा सकता था और ग्रैंड प्रिस्ट को रोकने वाला इकलौता गोकू ही था। इस वजह से उसने मुझे ये कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा गोकू को ख़त्म करने में और उसके ओमनीपोटेंट बनने में, तो वो मुझे आज़ाद कर देगा और डीमन रेल में छोड़ देगा। गोकू कहता है ओह, तो ये बात है। इवेंचुअली मैंने सही किया लॉर्ड ज़ेनो, उस ग्रैंड प्रीस्ट को मार करके, वरना वो आपकी जगह ले लेता। ज़ेनो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया गोकू। वो जैसा भी था वो एक डेइटी था, वो मेरा अटेंडेंट था। तुम्हें कोई भी हक नहीं था उसको मारने का, और मैं चाहूँ तो अब तुम्हें इरेज कर सकता हूँ क्योंकि तुमने एक डेइटी के ऊपर हाथ उठाया, उसको इरेज किया है। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो ग्रैंड प्रीस्ट आपको मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बस अपने आप को डिफेंड किया है। अगर आपको स्टिल लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे मार सकते हैं। तभी वहाँ पे वजीटा, जिरेन, बेलमॉड, वीरस, वीस और मार्गरीटा भी आ जाते हैं, जो कि गोकू के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं लॉर्ड ज़ेनो, अगर गोकू ने गलत किया है तो फिर हमने भी गलत किया है। अगर आपको गोकू को ख़त्म करना है तो फिर हमें भी करना होगा, क्योंकि इस मामले में हम गोकू के साथ खड़े हुए हैं। ज़ेनो समझ जाता है कि गोकू ने ना ही कुछ गलत किया है, इसी वजह से उसके साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। ज़ेनो कहता है तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन अब मेरा अटेंडेंट कौन बनेगा? गोकू कहता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपका अटेंडेंट बनने में, और वैसे भी मैं तो ग्रैंड प्रिस्ट से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरे पास में इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट जो है, जिसके बाद ड्रैक्यो को डीमन रेल्म में छोड़ दिया जाता है। गोकू सभी एंजल्स का फादर बन जाता है। इसी के साथ साथ गोकू अर्थ पे भी रहता है, लेकिन वो ज़ेनो का अटेंडेंट भी होता है। एट द सेम टाइम गोकू हर वो डिसीज़न लेता है जो कि ग्रैंड प्रिस्ट लिया करता था, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने पिछली मूवी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्शन डालने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि मैंने इस मूवी में भी कहीं कहीं पे मिस्टेक की होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है और मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता था। मैं तुम्हारे कमेंट को लाइक करूँगा, और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है कि तुम्हें मूवी अच्छी लगी है, तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ और मूवीज़ तुम देखते रहो और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।